नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कृगमिग जातक कथा पे। और ये जातक कथा आप जानते हैं कि सैटरडे स्पेशल में हम लोग जातक कथा लेकर आते हैं और ये लाइव चल रहा है आपको इंस्टा पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी। तो दोस्तों, इस ये जो जातक कथा है, इसमें दरअसल बुद्ध के जो दुश्मन थे, बुद्ध से जो द्वेष रखते थे, इसको दिखाया गया है, हाइलाइट किया गया है। आपको जानकर एक बात बड़ी हैरानी होगी, ताज्जुब होगा कि यार बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व से भी कोई नफ़रत कर सकता था क्या? आप सोचेंगे यार बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे कि जो दुश्मन व्यक्ति हो उससे इतना प्यार से बात करते थे। मतलब हत्यारा और कातिल भी उनकी बातें सुन के उनका शिष्य बन जाता था। हुँ? अगर आप जातकों की बात करें, अगर आप त्रिपिटक की बात करें, बुद्धिज़्म की बात करें, तो देखें कि नागों से, साँपों से दोस्ती करना सिखाया। विभिन्न तरह के जीव-जंतुओं से दोस्ती करना सिखाते हैं। कैसे तरह-तरह के जो बंदर से लेके अन्य तरह-तरह के जीव-जंतु हैं, उनको बोधिसत्व बताया जा रहा है ताकि इंसान में और प्रकृति में कनेक्शन हो सके। और ऐसे में बुद्ध का जो भाई है देवदत्त, वो ही क्यों मारना चाहता था? तो ये जातक कथा जो है, इसको हम देखेंगे, इससे आपको क्या मैसेज मिलता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। छोटा-सा ही कहानी है, तो जैसे ही प्रेज़ेंटेशन खत्म होता है, जैसे ही जातक कथा ये खत्म होती है, मैं मौका भी देता हूँ, कुछ लोग जिनको डिबेट करना है, जुड़ के डिबेट भी कर सकते हैं। तो आप तैयार रहें, जैसे ही प्रेज़ेंटेशन खत्म होगा, मौका दिया जाएगा। चूँकि छोटा सेशन रहता है, तो हम लोग 1 आवर से ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है कुरुग मृग जातक कथा? तो ये 21वाँ जातक कथा है और ये जो जातक कथा है, इसमें दिखाया गया है कि शास्ता यानी कि तथागत जो हैं, वो वेलू वन में विहार कर रहे थे और उनकी इस बात को भिक्षुगण लिख रहे हैं कि तथागत जब वेलू वन में विहार कर रहे थे, तो देवदत्त के बारे में उन्होंने क्या कहा? अब ये भिक्षु ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, किरदार क्या चूज़ किए हैं, एक शास्ता यानी तथागत और दूसरा उनका जो कज़न है देवदत्त उसको। अब वर्तमान कथा क्या है यहाँ पे? तो वो ये कहते हैं, ये जातक कथा कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो उसका प्रसंग क्या था? तो वो ये है। इसमें कहा जाता है कि एक समय धर्म सभा में भिक्षुगण लोग, धर्म सभा कहा जाता है बुद्धिज़्म में, जो भिक्षुगण होते थे, वो सब आपस में बैठ के जब चर्चाएँ करते थे, धम्म की बातें करते थे, तो उसको कहा जाता था ये धम्म सभा है। उसी का अनुवाद करके धर्म सभा हो जाता है। समझे ना? जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो वही धम्म सभा को धर्म सभा कहा जाता है। आजकल आप देखेंगे कि पाखंडी जो गोबर को मुँह पीते हैं, खाते-पीते हैं, वो सब भी कहते हैं हमारे यहाँ वही धर्म सभा। अबे तुम लोग के यहाँ कौन-सी धर्म सभा होती है भाई? हमें समझ में नहीं आता ये क्या करेंगे? गोबर गोमूत्र खाने से दिमाग काम कैसे करेगा? हुँ? धम्म की बातें करने के लिए आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आपके अंदर हर इंसान पीड़ित इंसान की समझ होनी चाहिए और जो जाति के आधार पर कह रहा है हम ऊँचे हैं, वो नीचा है, वो धर्म सभा क्या करेगा बे? कहाँ समझ में आएगा उनको? तो इस बात को हमें समझनी चाहिए, बुद्धिज़्म का शब्द है। ये सब आजकल कॉपी पेस्ट मार के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके यहाँ भी कुछ है। सब टोटल कॉपी पेस्ट बुद्धिज़्म का। क्योंकि जानते हैं कि बुद्धिज़्म से परफेक्ट पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? कॉपी पेस्ट कोई क्यों मारता है? कब मारता है? तभी मारता है जब उसको पता चल जाता है कि इससे बेहतर, इससे परफेक्ट हो ही नहीं सकता कुछ भी। जब वो ये बात को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है,
तो अब क्या करता है, कहेगा कंपनी तो हम नया खोलेंगे लेकिन एक काम करते हैं ना उसका डुप्लीकेट करते हैं। उसकी वीडियो है उठाते हैं, कॉपी पेस्ट अपने में लगा देते हैं, उसके नाम पर तो हमारा भी व्यूज़ आ जाएगा। करते हैं सब ना आज की डेट में, बहुत सब करते हैं। बस ऐसे ही आप समझिए कि क्योंकि वो जानते हैं कि उसका जिसका वीडियो हम लगा रहे हैं, उसके कंपेयर में हम वो क्वालिटी नहीं दे पाएँगे। वो जानते हैं इस बात को, कि हम जब बोलेंगे तो हमको कोई पूछेगा नहीं तो उसको उठा के लगा देते हैं। और ये पूरी दुनिया में आप देखें कि जितने बड़े-बड़े चैनल्स हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका सब उठा के कुछ लोग जो हैं यही काम कर रहे हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी है। जब कोई बुद्धिज़्म के शब्दों की चोरी करता है, तो इससे ये पता चलता है कि उसके पास बेहतर देने के लिए कुछ भी नहीं है। और बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी आप कहाँ फँसे हो? हुँ? आप जहाँ खोज रहे हो, अपना धर्म खोज रहे हो, जबकि आप जानते हो कि जो दूसरा जिसमें आप फँसाया जा रहा है आपको, वो खुद इस बात को मान चुका है कि भैया बुद्धिज़्म से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तभी तो कॉपी पेस्ट मारा है। नहीं तो बता दीजिए कि ये धर्म सभा शब्द कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है जबकि ये बुद्धिज़्म का है? दिखा देगा आपने किताब में कहीं पे कि धर्म सभा इनके यहाँ कोई भी एविडेंस मिल जाएगा इनके यहाँ का? हुँ? एक लिखित इंस्क्रिप्शन तक नहीं मिलता इनका, लिखित एक स्क्रिप्चर नहीं मिलता इनका पुराना। ख़ैर, तो क्या होता है कि भिक्षुगण जो हैं वो आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो जब आपस में बैठ के बात कर रहे थे तो क्या हुआ कि सब क्या अब बातें क्या चल रही हैं कि देखो देवदत्त ने ना तथागत को मारने के लिए धनुर्धरों को नियुक्त किया, तीरंदाजों को नियुक्त किया, जो धनु विद्या में बहुत पारंगत थे उनको किया। शिला फेंकी, पत्थर लेके पहुँच गया, पत्थर ऊपर से गिरा देंगे भैया मर जाए ये। हुँ? धनपाल हाथी को छोड़ दिया, भैया हाथी कुचल दे उनको। तरह-तरह से तथागत के वध करने का प्रयास किया, हमेशा प्रयास में लगा रहता था। अब आप ये सेम चीज़ को उठा के देखेंगे तो ब्रह्मजयम ने ये सारी बातें उठा के क्या डाल दिया है कि देखो प्रहलाद थे, उनको मारने के लिए उनका बाप जो है अबे बाप कौन होता है अपने बेटे को मारने के लिए ये सब काम करेगा? शिला फेंक देगा, साँप से कटवा देगा, तो उठा के हाथी चलवा देगा, छोड़ देगा, पहाड़ से फेंक दे, ये कौन बाप अपने बेटे के लिए करता है? झूठी अनर्गल कहानियाँ, जबकि एक्चुअल कहानियाँ जातकों की हैं, बस उठा के कॉपी पेस्ट मार लेना इनको, कहीं पे भी अपने। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रयास की ये सब बातें आपस में चल रही थी। तब तक तथागत वहाँ से विहार करते हुए घूमते-घूमते आए हैं, देखे कि अच्छा भिक्षुगण लोग आपस में बात कर रहे हैं, चलें हम भी उसमें शरीक हो जाएँ, देखें क्या बातें चल रही हैं। तो बुध आए, आसन-वासन बिछाए, बिछा-विछा के बैठे हैं वहाँ पे और भिक्षुओं से पूछते हैं, "भिक्षुओं, क्या बातचीत चल रही है?" कहते हैं, "सब बनते, देवदत्त आपके वध का प्रयत्न करता है, सो हम लोग बैठ के उसकी निंदा कर रहे हैं।" तो शास्ता जो है तथागत कहते हैं कि देखो, पहली बार नहीं हुआ है ये हमेशा से होता आया है। वो ये बता रहे हैं, आज के भी डेट में इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि आज के भी डेट में अगर आपका कोई भाई है, कज़न है, पड़ोसी है, परेशान करता है आपको, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी। तथागत यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। परंपरा चली आ रही है, हमेशा से ही इस तरह की चीज़ें लोगों में आती रही हैं और उसको बताते हैं एक अतीत कथा के माध्यम से। कि देखो अतीत में भी इस तरह के लोग जो है प्रयास करते थे लोगों को मारने के लिए, आप कनेक्ट कर रहे हैं, डॉट्स को आप देखिएगा। तो ये जैसे ही वो पुरानी कुछ घटनाओं को बताने जाएँगे, अब ये जो घटना जो भिक्षु लिख रहा है, पुरानी घटना के नाम पर, तथागत के नाम पर, उस घटना में तरह-तरह के जीव-जंतु होंगे। अब क्या होगा कि वो एक कहानी एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये सारी चीज़ें सेट की जाएँगी। ध्यान से समझिएगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि वो बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जो काशी का राजा जैसा आप जानते हैं तमाम जातक कथाओं में एक राजा सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। वो है वाराणस में ब्रह्मदत्त, समझ रहे ना? ये ब्रह्मदत्त राजा है, तो उसके समय में बोधिसत्व जो है क्रुद्धमृग के रूप में उत्पन्न हुए, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि एक मृग की कहानी बताई जा रही है, जो सबसे चतुर चालाक है अपने लोगों में। तो वो जो मृग है, वो जो भी पेड़ था, सेपंडी का जो पेड़ था, जाता था, वो सब खाते थे, उसके फल खाते थे, उसी के अगल-बगल और ये अपना जीवन यापन अच्छे से पूरा मृग परिवार कर रहा था।
होता क्या है कि जो ए, पदचिह्न होते हैं मृगों के, तो जब चलते हैं तो पदचिह्न बनते हैं। तो एक शिकारी जो है उसको दिख जाता है कि यार यहाँ ना मृगों के ना पैर के निशान दिख रहे हैं। अब हम ना क्या करते हैं, बड़ा अच्छा मौका है, जाल बिछाते हैं, पकड़ते हैं मृग, फिर इनका मांस जो है बेचेंगे, जो कि उसका व्यवसाय भी था। पकड़ता था, मारता था और मांस ले जाकर बेच आता था और फिर उससे अपनी जीविका चलाता था। तो यहाँ पे भी वो ठीक यही चीज़ सोचता है कि यहाँ पे चलो हमको तो ट्रेस मिल गया, हिंट्स मिल गया कि यहाँ से सब जाते आते हैं, तो ऐसा करते हैं हम कि चलो इसको बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं, पकड़ते हैं, अब मांस इसका बेचेंगे। अब वो क्या करता है कि बाँधता है अपने जो भी अपना हथियार वगैरह है, अटारी वगैरह सब बाँधता है और जो फल खाने के लिए मृग आए रहते हैं, तो ये क्या करता है कि पेड़ पर जो सेपड़ी वृक्ष है, जिसके नीचे ये जाके सब फल खाते थे, तो उसी के ऊपर जाकर चढ़ जाता है, चढ़ के बैठ जाता है, सुबह-सुबह में ही, कि ये सब जब भी आएँगे, तभी हम उन सबको मारेंगे, हत्या करेंगे और ले जाएँगे माँस। अब आके जब जाके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, तब उधर से मृगों का झुंड आता है। अब जब मृगों का झुंड आता है, तो उसमें जो सबसे चतुर चालाक उनका जो सेनापति रहते हैं, बोधिसत्व कहा गया है उनको, बोधिसत्व, वो क्या करते हैं कि जब पेड़ के नीचे जाते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि यार ऊपर से पेड़ हमारे पास मतलब फल आके अचानक से हमारे ऊपर गिर रहा है। वो सोचते हैं अभी तक तो पेड़ कभी अपने आप फल गिराता नहीं था, हम लोगों को तो कूद-कूद के, उछल-उछल के खींचना पड़ता था फल को और ये क्या हो गया? ये खुद ही फल हमारे ऊपर गिर रहा है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि फिर एक फल हमारे ऊपर गिर रहा है। वो क्या कर रहा था शिकारी, सोच रहा था कि ये जो हैं सब ना आएँगे यहाँ पे नीचे, मैं उनको पकड़ लूँगा। तो और वो क्या कर रहे थे कि जैसे देख लिए उनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या किए हैं कि जैसे ही शिकारी का इन लोग थोड़ा-सा आइडिया होता है बोधिसत्व को, थोड़ा-सा भी इनको अनुमान होता है, रुक जाते हैं लोग, जाते नहीं पेड़ के नीचे। जब पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं, तो शिकारी क्या कर रहा था, सोच रहा था कि रुको फल तोड़ के या फेंकते हैं, फेंकेंगे ना तो कहीं फल खाने के लिए सब धीरे-धीरे आते जाएँगे पेड़ के नीचे। दिमाग लगा रहा था वो अपना और उसका यही दिमाग लगाना जो है बोधिसत्व पकड़ लेते हैं कि अचानक से ऐसा क्यों? अभी तक तो कभी ऐसा नहीं होता था कि फल जो है अचानक से ऊपर से उड़ के हमारे पास चला आए। आज पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जब इस बात को समझ लेते हैं, तो समझने के बाद से इनके जितने भी लोग होते हैं, मृग होते हैं, सबको ये सचेत कर देते हैं, रुक जाओ ज़रा। देखिए यहाँ पे कहते हैं, हे वृक्ष, पहले तू लटका कर गिराते हुए की तरह फलों को नीचे ही गिराता था, लेकिन आज तूने अपना वृक्ष स्वभाव छोड़ दिया। सो जब तूने वृक्ष स्वभाव छोड़ दिया, तो मैं भी तुझे छोड़ दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर आहार खोजूंगा। यह कहकर उन्होंने गाथा कही। क्या कहते हैं ये? जातमेत, ठीक है ना? कुरुंगश्य यह त्वसे पर्णी सेयसी जसे पर्णी गच्छामि नमेते रुचते फल। अब ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? जातमेत लिखा है। यही जातमेत जो है इसको आप जो आपको बताया गया है सत्यमेव, सत्यमेव जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर संस्कृत में ले जाएँगे तो उसका क्या मतलब होगा, सत्यमेव जयति हो जाएगा। ये सब बुद्ध वो पाली के शब्द हैं। जैसे यहाँ आप देखें नीचे वाले लाइन में ज से पर्णी गच्छामि, यहाँ गच्छामि जो शब्द है ये पाली का शब्द है। और कुछ धूर्त मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, 5वीं में 5 बार फेल हैं, सस्ता माल फूँक के नाले में पड़े रहते हैं, वो सब क्या कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि को क्या समझते हैं कि इसमें गच्छामि जो है ना, ये संस्कृत है। आप बुद्धं बोल दिए या शरणम बोल दिए या गच्छामि तो ये संस्कृत का है। अगर बुद्ध के समय संस्कृत नहीं था, तो लोग ऐसा काहे बोल रहे थे? संस्कृत में काहे बोल रहे थे? अब वो जो 5वाँ में 5 बार फेल हुआ है, उसको कभी पता चलेगा कि संस्कृत में या पाली में क्या अंतर होता है? यहाँ देखिए इसमें। अपनी आँखों से देख लीजिए। एक आता है गपोड़ी लाल,
हमने बताया कि बुद्धंग शरणं गच्छामि होता है, तो कहता है अच्छा ठीक है, बुद्धंग मान लिए, शरणंग मान लिए, लेकिन गच्छामि शब्द हम कैसे मान लें कि संस्कृत का? तो देख लो बेटा, देख रहे होगे अगर आँखें खुली हुई होगी, नहीं होगी तो भी देख लेना, पंचगव्य पे मार के आके देख लेना, देख लिया करो। जातक कथाओं में आपको कई सारी पोल खुलती हैं, बहुत सारी पोल खुलनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे साफ-साफ लिखा है ज से पढ़ी गच्छामि, यहाँ शब्द आया है गच्छामि, ये किसका है? बुद्धिज़्म का, प्रॉपर बुद्धिज़्म पाली का शब्द है दोस्तों, कोई संस्कृत-वंस्कृत नहीं है। अच्छा, इसके तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, हे से पढ़नी, यह जो तू मेरे आगे विशेष रूप से फल फेंक रहा है, उसने कुरुंग मृग को मालूम हो गया है, इसीलिए मैं अब दूसरे से पर्णी वृक्ष के नीचे जाऊँगा। मुझे तेरे फल अच्छे नहीं लगते। मतलब वो समझ जाते हैं कि वृक्ष तो एक स्थिर चीज़ है और ये अपना स्वभाव कैसे बदल दिया। अब भले ही वो शिकारी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पेड़ खुद ही अपना फल हमारे तरफ फेंके पड़ा है। इंसान कोई दिख नहीं रहा है, ये कैसे? इसने स्वभाव बदल दिया, यानी कुछ गड़बड़ है, यानी हम लोग को यहाँ नहीं खाना चाहिए। सीधे बोल देते हैं कि अब मैं तो दूसरे पर जा रहा हूँ, यहाँ हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसका स्वभाव ही कुछ तो परिवर्तन हुआ है, ताड़ जाते हैं। अब क्या होता है, तो यहीं पे ये कहानी जो है बहुत बड़ी नहीं है, छोटी-सी थी। इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ देखिए, जात का अर्थ है प्रकट हो गया, अतएव कृशंग यानी कुरंग मृग को यह तव से पर्णी, सेयसी का अर्थ है से पर्णी वृक्ष, यह तो तू मेरे फलों को बिखेर कर श्रेष्ठा विशेषता धारण कर रहा है, फल बिखेरने वाला हो रहा है, यह सब कुरंग मृग को मालूम हो गया। न में ते रुचते फल, इस प्रकार फल देते हुए मैं तेरे फल मुझे अच्छे नहीं लगते, तू ठहर, मैं दूसरी जगह जाता हूँ, कह चला गया। तो ये यहाँ पे ये कहानी है, वहाँ से चला जाता है और तथागत अब यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो वो था, मतलब ये जो स्टोरी थी, ये जो आपको बताया गया, इसमें जो शिकारी था वो समझिए कि देवदत्त है, और इसमें जिस मृग ने ये दिमाग लगा लिया, समझ लिया कि यहाँ पे गड़बड़ है, वो हमारे मारने का प्रयास कर रहा है, तो अपनी बुद्धिमत्ता से बिना किसी को कुछ बताए हुए, बिना देवदत्त पे आरोप लगाए हुए उसने शिफ्ट कर लिया, दूसरी जगह पे निकल लिया। मतलब कहने का मतलब है दोषारोपण। हमेशा हम किसी को दोषारोपण करते रहते हैं। दोषारोपण से बेहतर है कि दोषारोपण की बजाय हम अपने आप को किस तरह से सेफ रखें, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सॉल्यूशंस, दोषारोपण से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरों में आप दोष तो दिखा देंगे, मान लेते हैं वो धूर्त है, वो चेंज होने का नाम नहीं लिखा ले रहा है और आप रोज़ उसमें दोष दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं? सास हैं, बहू हैं, डेली जो है एक-दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, सुधरने में से कोई नाम ले नहीं रहा है। पति हैं, पत्नी है, झगड़ा शुरू हो गया है, दोषारोपण हो रहा है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करती, दोषारोपण चल रहा है, सुधर कोई नहीं रहा है। तो क्या होता है इससे? इससे होता है विवाद और संबंध बिगड़ते जाते हैं, भयानक संबंध बिगड़ते हैं और किस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि फिर एक-दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते। तो क्या बेहतर है? यहाँ पे ये बेहतर आपको है कि बिना किसी दोषारोपण के आप अपना रास्ता निकल लेता है वो, अपना बचाव कर लेता है। अब ये मत समझिएगा कि ये जो मैंने बताया है एग्ज़ैक्टली इसका यही मतलब है, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जो हैं कमेंट करके बताइए कि ये जातक कथा आपको क्या बताना चाहता। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इस जातक कथा को ही दिखा के क्या बताएँगे कि अरे देखो, इस जातक कथा में ना नरक की चर्चा है। अहे महारोरो, 8 महानरक, 16 सद्दिग्ध नरक की चर्चा है। देखो बुद्धिज़्म में भी नरक होता है, स्वर्ग न होता है, नरक होता है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्वर्ग नरक की चर्चाएँ जो हैं, बुद्धिज़्म में ब्रह्मानिकल नहीं है। समझ रहे हैं? ब्रह्मानिकल नहीं है, बल्कि आप देखें यहाँ पे क्या कहता है ये। शिकारी ने अटारी पर बैठे ही बैठे शक्ति फेंक कर कहा, जा तू इस बार बच गया। बोधिसत्व ने रुककर खड़े होकर कहा, मैं तो अब जैसे तैसे बच गया, लेकिन तू 8 महानरकों से, 16 उषद नरकों से,
5 प्रकार के बंधन आदि डंडी से नहीं बचेगा। इतना कहकर जिधर इच्छा थी उधर चला गया, शिकारी भी उतर उतर कर यथारुचि चला गया। अब ये पॉइंट जो है ना, ये पैराग्राफ दिखा के सब लोग जो है नरक-नरक चिल्ला पड़ते हैं। अब ब्रह्मनिज़्म में जाइएगा तो बेचारों ने इतना सीरियसली लेते हैं बुद्धिज़्म की एक-एक बात को कि भले मतलब ना समझ में आए, लेकिन उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे अच्छा खासा जो समझिए कि स्वीट्स है या अच्छा खासा कोई भी खाने-वाने का है, उसको उठा लेंगे, थोड़ा-सा गोबर, थोड़ा-सा मूत में चबेर लेंगे, लपेट लेंगे और लपेट के गपाक दे खा जाएँगे। कहेंगे आह! मिल गया एक नया फ्लेवर। देखिए भैया दिख रहा है आपको ऐसा? नहीं दिख रहा है ना? इसमें क्या फ्लेवर है? पंचगव्य वाला फ्लेवर है, गोमूत्र वाला फ्लेवर, ये हमारा है भैया। इस पर हमारा मुहर लग गया, ठप्पा लग गया। तो उन्होंने ना नरकें बना ली। यहाँ पे क्या बात चल रही है उससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? यहाँ पे वो क्या बात कह रहा है, किस चीज़ की बात चल रही है उससे कोई मतलब नहीं। ला भैया, बुद्धिज़्म में लिखा है ना, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम उसको बताते हैं क्या कर रहा है नरक। अभी देखो एक यमराज आएगा, इसकी आत्मा को खींच के ले जाएगा क्योंकि इसने हमको दान नहीं दिया है भैया। चूँकि दान नहीं दिया है तो बैतरणी नदी में वो बछिया भी नहीं मिलेगी, जो इसका जिसका पूँछ पकड़ के ही पार करेगा। हैं? बच्चा भी नहीं पैदा किया, अच्छा तो इसकी तो आत्मा को शांति ऐसे न मिलनी है। पितरों का पिंड ये किसे दे पाएगा? इसके तो हमेशा भूखे प्यासे रह जाएँगे इसके पितर। तो बेटा तुम तो गए हो, तुमको तो यमराज ले जाएगा, गरम-गरम तेल में यूँ फ्राई करेगा, कहानियाँ बना दी इन लोगों ने। जबकि यहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं भी कोई चर्चा नहीं है कि कोई यमराज आके तिल फ्राई करके काट मार रहा है, ये कर रहा है। यहाँ पे जो बातें चल रही हैं, इसका मीनिंग आपको बुद्धिज़्म के अनुसार समझना होगा कि वो क्या बातें कह रहे हैं। अब आप तब भी सोचोगे कि लेकिन बुद्धिज़्म में फिर ये नरक की बात करना ही क्यों? क्यों करना? नहीं, सीधे हटा देते मामला ही खत्म हो जाता। क्यों आप मौका देते हो ब्राह्मणों को भाई कि वो इस तरह की कॉपी पेस्ट करता है और तरह-तरह की कहानियाँ बनाता है? तो ज़रा ध्यान से समझिए, ये अतीत की कथा है, बुद्धिज़्म के वर्तमान कथा नहीं है। यहाँ पे एक जो बोधिसत्व है, बुद्ध के पूर्व की अतीत कथा में ये बात आई है, न कि वर्तमान कथा में और न कि बुद्ध की कथा में। समझ रहे हैं? ये बेसिक अंतर है, जो ये बात नहीं समझता है, वही महामूर्ख की भांति बेवकूफ़ बनता है और किसी कहीं पे भी जाके बेवकूफ़ बन जाता है। यहाँ पे कहीं भी ये क्या कहा जा रहा है, बोधिसत्व जो है, इसका कैसे प्रयोग कर रहा है, जो मृग है, एक मृग जो है, वो एक बहेलिये को यानी एक शिकारी को कह रहा है कि तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा था, मैं तो बच गया, तू कैसे बचेगा? हैं? और उसके बदले में ये कहता है तू 8 महानरकों से, 16 उसद नरकों से, अब 5 तरह के बंधन से। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है? ये बुद्धिज़्म के उन फिलॉसफीज़ की बात चल रही है कि जिन चीज़ों को तू अगर नहीं मान रहा है, तो सोच तेरे साथ क्या-क्या चीज़ें गड़बड़ होनी है। समझ रहे हैं? उसकी बात चल रही है। कभी मैं इन पर और डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा। बुद्धिज़्म में जो ये बातें हैं, जो बुद्ध के पूर्व क्या बातें चलती थीं, उनकी डिटेल्स में तब आपको ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया? तुरंत उठाता है, मसाला इसमें यमराज जोड़ता है, देवी-देवता जोड़ता है, एक अलग ही खिचड़ी पका रही है। तेल फ्राई चल रहा है भाई, तेल फ्राई, हैं? तेल फ्राई हो रहा है। तो ये सीधी-सी बात है कि बुद्धिज़्म आप देख सकते हैं कहीं कोई यमराज नहीं है, कहीं कोई मरने के बाद से देवदूत पकड़ के पकौड़े तल रहा है उसकी कोई बात नहीं है। ये शिक्षाओं की बात चल रही है, उन चीज़ों की बात चल रही है कि जब आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको क्या-क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे, उन कष्टों की बात चल रही है। किसी ने कॉपी पेस्ट मार के या गोबर गोमूत्र लपेट के अपना फ्लेवर ही दे दिया पूरा स्वर्ग नरक का। तो फिर अब नीचे यहाँ पे फिर वर्तमान में आ जाते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं देवदत्त केवल अभी मेरे वध का प्रयत्न नहीं करा, पहले भी किया है, यानी ये पहले की बात चल रही थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, यह कहकर धर्मोपदेश को लाकर मेल मिलाकर जातक का सारांश निकाल दिखाया। इस पर अटारी पर से शिकार खेलने वाला शिकारी देवदत्त था और क्रुगमृग तो मैं ही था। अब दोनों का कनेक्शन ले लिया।
तो ये छोटी-सी जातक कथा थी, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आपने क्या समझा, इसका क्या कन्क्लूज़न निकलता है? तब तक मैं लिंक दे देता हूँ। कुछ लोग एक प्रेमानंद का चेला था, तो बहुत रो रहा था। कह रहा है कि एसचे तुमको ना बिल्कुल भी नहीं पता है हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में। एक बार काश तुम मेरे से डिबेट कर लेते, तुम्हारा सारा ज्ञान जितना आज तक पढ़ाई किए हो ना, सब धारा के धारा रह जाएगा। पक्का प्रेमानंद का चेला हूँ मैं। ऐसे एकदम ठोक बजा के गारंटी दे रहा था। तो हमने टाइम दिया था 7:30 से स्टार्ट होगा, जुड़ जाना, हम लोग डिबेट कर लेते हैं। लिंक को मैं पिन कर देता हूँ। ऐसे जो-जो चैलेंज वीर लोग थे, पिन कर दिया है मैंने, इन तमाम लोगों को। अच्छा एक और था, वो कह रहा है कि दम है? दम है भाई? मनुस्मृति पर हमसे डिबेट करने का, कहाँ पढ़े हो आज तक मनुस्मृति? कोई गुरु नहीं मिला है। एक ऋग्वेद पहुँच गया लेके, कह रहा है एसचे हमने सुना है कि तुम हमारे धर्म ग्रंथों पे ऐसे बोल देते हो, तुमको आज तक कोई गुरु नहीं मिला? हमने कहा, नहीं, नहीं गुरु तो बिल्कुल भी नहीं मिला। कह रहा है हमको तुम गुरु बनाओ, ऐसा ऋग्वेद पढ़ाएँगे ना फिर कभी दोबारा ना नाम नहीं लोगे। सीधे तुम बात करोगे ना, मतलब मुस्लिमों की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे तुम फिर कभी आँख नहीं उठा पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूँगा। मैंने कहा अच्छा, आ जाना भैया 7:30 पे हमारा होगा, आज आ जाना या संडे को आ जाना। संडे को मैंने कहा कि ले आज ही आना भैया, संडे के कौन इंतज़ार करेगा। मतलब आप सोचिए ऐसे-ऐसे धुरंधर पता नहीं कहाँ-कहाँ से गुफ़ा से चले जाते हैं। तो मैंने लिंक पिन कर दिया है। अब देखते हैं कि आया है कि नहीं आया है। ऐसे जो भी लोग कमेंट वीर थे, पूरा जो हमको धर्म ग्रंथ पढ़ाना चाह रहे थे, किताब खोल के एक-एक चीज़ बताना चाह रहे थे, उन लोगों का, तमाम लोगों का स्वागत है। ऐसे ही लोगों को तो मैं खोजता हूँ। कहाँ पढ़े हैं, किधर पढ़े हैं, हुँ? किस गुफ़ा में बैठे हुए हैं? बताएँ हम लोग यहाँ खोज रहे हैं, हुँ? मतलब पूरे शहर में ढिढोरा पड़ा पड़ा हुआ है, हैं? अब बगल में छोरा पड़ा हुआ है। तो आ जाओ, जिनको भी डिबेट करना है, आइए, जुड़िए, जुड़ के ज़रा डिबेट कर लीजिए। ज़रा हम लोगों को समझाइए भैया, क्या है धर्म ग्रंथ में? अच्छा, यहाँ पे सदाशिव शिंदे जी लिखते हैं, सभी डाउट क्लियर हो गए। धन्यवाद सर, नमो बुद्धाय सर। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, सदाशिव शिंदे जी। तो जिनको भी डिबेट करना है, जो लोग भी हैं, आ जाएँ। तब तक यहाँ कोई गायत्री गौतम आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, गायत्री गौतम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपकी माइक म्यूट है। हाँ, बोलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज मैं पहली बार जुड़ रही हूँ आपके स्टूडियो में। ओके। जी, बताइए। जी। एक सर मुझे डिस्कशन करना था, मुझे क्वेश्चन हुँ, था हुँ। आपसे। जी, ओके। मैं रेकी पावर हीलिंग के बारे में जानना चाहती हूँ सर। आप बड़ी खतरनाक क्वेश्चन लेके आ गई हैं। आप मतलब बुद्धिज़्म के बारे में मुझसे कम पूछा कीजिए, भिक्षु लोगों को ज़्यादा पकड़ा कीजिए, ठीक है ना? बुद्धिज़्म पे जी, जी। इतने भिक्षु लोग हैं, जिन लोगों ने जी, सर मुड़ा-मुड़ा के और इतना समय दिया है बुद्धिज़्म को सीखने के लिए, उनकी सेवाएँ हम लोगों को लेनी चाहिए ना। जी, जी, जी। और तब देखना चाहिए कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं। जब उनसे कहें तो हम ऐसे लोगों को पकड़-पकड़ के लाएँगे, हम तो स्वागत करते हैं, भिक्षुगण लो आप लोग जुड़िए। तभी तो जी। उनको भी पता चलेगा ना कि हमारी पब्लिक जानना चाहती है, वो मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ़ जो है सर मुड़ा के घूम रहे हैं। हुँ, जी, जी, उनसे बिल्कुल सर। हाँ, उनसे तो लेना पड़ेगा, उनकी भी मेहनत दिखनी चाहिए समाज में, कम से कम बुद्धिज़्म प्रॉपर जो बुद्धा की शिक्षा है, वो खोज-वोज के लाएँ जी। और उनको यही तो मेन काम है बुद्धिज़्म के प्रचार-प्रसार का। जी, 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 बिल्कुल। एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही थी सर सिंगिंग की। ओके। तो वहाँ पे एक मैडम थी, मैं राजस्थान से ऑनलाइन सिंगिंग की क्लास ले रही थी सर। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे ऐसा कुछ उन्होंने बोला, हर सैटरडे को वो संगीत का एक प्रोग्राम रखते थे टीचर लोग कि वही भक्ति वाले गाने गवाते थे। तो अच्छा। फिर मैडम आई तो उन्होंने बोला, तो मैं मेरा जो है बहुत पहले से बुद्धिज़्म के बारे में तो मैं बहुत पहले से जान रही हूँ लगभग 6 क्लास से सर। हुँ, हुँ।
फिर बाद में जब मैं वहाँ पहुँची, तो रेकी पावर हीलिंग के बारे में बात आई, तो मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया सर, गूगल पे सर्च किया। मैंने कहा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मेरे बुद्धिज़्म में नहीं है? एक्चुअली हुँ, ऐसा हुँ। हुआ कि जब मैं वहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने जो नाम बताया, वो कोई उसुई के थे करके ऐसा कुछ नाम बताया कि उनके जनक हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसे-वैसे जनक मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं पहले सर्च करती हूँ। हुँ, जब हुँ। मैंने सर्च किया तो वहाँ पे आया कि एक जापानी बौद्ध भिक्षु ही थे, रेकी पावर हीलिंग के हुँ। जनक। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो मुझे आज मौका मिला सर, तो मैंने कहा एक बार और सर से क्लियर करती हूँ कि यह सच्चाई है या फिर क्या है सर? वो तो लोग बहुत अपने में करते हैं ना कि मेरा ही है, सब कुछ उनका ही है। लेकिन बिलीव अब तो होता नहीं बिल्कुल भी। देखिए, आपने कहा ना आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सर्च करने पर भी आपने जो बात कही है वही आ रहा है। जी, वही ये आता ही है सर, सिम नहीं देखिए ये सर्च सिंपली लिख दीजिए रेकी पावर हीलिंग तो पावर लिख के आ हीलिंग जी, गया। हाँ, जी, रेकी इज़ अ जापानी हीलिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चैनलिंग यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी टू प्रमोट हीलिंग एंड वेल-बीइंग। अब आप सोचिए जी, कि ये सारी चीज़ें जो हैं और ये लोग अपना पिताजी इसमें खोजने लगेंगे। जी, ये बिल्कुल। लोग अपने पिताजी हर एक बुद्धिज़्म की कोई भी चीज़ हो, पिताजी तुरंत जी, लेके पहुँच जाते हैं ये, कि हमारे है, ये हमारा ही है। भाई इतना निकम्मा मुझे आज तक कोई ऐसा धर्म नहीं देखा है, जो इतना निकम्मा, इतना निठल्ला हो, कि जिसकी हर एक चीज़ें पहले से ही बुद्धिज़्म में अवेलेबल होती है। जी, 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 मतलब कुछ तो नया हो, एक तो कोई चीज़ नया कर लिए होते हैं, ताकि पता चलता है कि भैया ये तुम्हारी कुछ अपनी उपलब्धि है। हुँ, जी। हुँ, कुछ हुँ, भी इनकी उपलब्धि नहीं है सर, बट ये है ना कि सर्च कर रहे हैं इधर से उधर तो क्या करें, मजबूरियाँ हैं उनके सामने। कुछ कहीं तो मिलता हुँ, नहीं है बुद्धिज़्म के सिवा। और मैंने सर्च हुँ, इसलिए किया था सर क्योंकि उनकी वो ब्राह्मण ही थे जिनसे मैं क्लास हुँ, ले रही हुँ, थी सिंगिंग की। तो एक्चुअली हुँ, मैं बुध हुँ, कथा और ये मंच शो प्रोग्राम भी करती हूँ अपने समाज के। ओके। तो हुँ, हुँ, इसलिए मैं सिंगिंग के लिए कुछ लोगों ने बोला कि आपका वॉइस ठीक है तो आप थोड़ा अगर सिंगिंग क्लासेस कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो मैं कर रही थी। एक्चुअली हुँ, हुआ वो कि वो ब्राह्मण थे, तो हर सैटरडे को इनका एक शो रहता था कि सिर्फ़ वही भक्ति, हरे कृष्णा वाले या तो फिर कोई ये जो अभी नवरात्रि आएगी, फिर कृष्णाष्टमी आएगी, फिर ये क्या चल रहा है अभी श्रावण, उसके उपलक्ष्य में सब वही शंकर जी के गाने गाओ और फिर उन्हीं की धुन, उन्हीं की लय, तो फिर मैं बहुत बोर हो गई थी सर। एक ही साल मैंने फ़ी हुँ, तो भरा मैं बहुत परेशान हो गई। हुँ, मैंने हुँ। कहा बस जल्दी मेरा 1 ईयर कंप्लीटेड हो और मैं निकलूँ यहाँ से। देखिए, मुझे बहुत खराब लगता था। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या ये है कि वो जी। किसी भी पोस्ट पे पहुँच जाएँ मूर्खतापूर्ण बातें करना, मूर्खतापूर्ण चीज़ों को ढोना नहीं छोड़ते वो। जी, जी, ये जी, बिल्कुल। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी जो है भारत में पाई गई है और उनके अंदर का जो ब्राह्मणवाद है वो छूटता नहीं है। मतलब जी, आपको बिल जब लगेगा ना कि इस ब्राह्मण का सारा ब्राह्मणवाद अब खत्म हो चुका है, तो वो तुरंत ही आपको बता देगा कि मैं ना ब्राह्मण फ़ैमिली से हूँ। तब तक वो बता देगा जी, आपको। मतलब आपका जी। भ्रम टूटने नहीं देगा कि मैं मैं कोई वो नहीं हूँ, रेशनल वग़ैरह नहीं हूँ। तुरंत बता नहीं, नहीं देगा अपना। और वो मुझसे तर्क भी कर रही बराबर मैडम। मैंने कहा मैडम आप गूगल तो करिए, इसमें आ हुँ, क्या हुँ। रहा है? तो बोली नहीं वो अब ऐसे ही तो गूगल है। मैंने कहा ऐसे ही गूगल थोड़ी ना है। गूगल है तो गूगल है, आप सर्च करें, जो आ रहा है उसको पूरा पढ़िए। पावर हीलिंग मैंने भी इस चीज़ को उनसे सीखा नहीं सर, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, ये बात रियल हुँ, है सर। हुँ। बुद्धिज़्म को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी तो अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में बहुत कम ही लोग घुस पा रहे हैं सर अंदर। डीपली नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया सर पावर हीलिंग का मैंने सीखा नहीं, उनको पैसा नहीं दिया, उनको कुछ फ़ी नहीं भरी और मैंने अपने हुँ, आप से हुँ। प्रैक्टिकली करके देखा। मैंने कहा देखती हूँ, ट्राई करने से तो सब कुछ हो ही जाएगा। फिर मैंने हुँ, हुँ, हुँ। अपने ऊपर ट्राई किया सर। सबसे पहला मैंने जो हुँ, प्रैक्टिकल किया वो अपने ऊपर चेस्ट पेन हो रहा था मुझे, मैंने अपने ऊपर किया। थोड़ा मुझे राहत मिली, थोड़ा विश्वास के साथ एक बिलीव्ड होता है सर। तो हुँ, उसके बाद हुँ, में हुँ। अभी लास्ट गर्मी में मेरा भाई का तबीयत खराब हुआ। तो उसने भी यही हुँ, बोला हुँ। मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। तो मम्मी को मैंने एक छोटा-सा ऑयल रखा था, मैंने कहा मम्मी इनको लगाओ, देखो कुछ आराम मिलेगा। तो जब उनको आराम नहीं मिला सर,
मम्मी ने लगाया, उन्हें हुँ, आराम नहीं हुँ, मिला, तो फिर वो चिल्लाने लगे, कहने लगी बहुत सर फट रहा है। मैंने कहा अच्छा रुको, मैं थोड़ा-सा 2 मिनट थोड़ा और ट्राई करती हूँ। मैंने अब वो चीज़ थी मेरे अंदर सर, कि मैं हुँ, प्रैक्टिस करती हुँ, हूँ कि पहला तो अपने ऊपर किया था ट्राई, अब मैं भाई के ऊपर करती हूँ। मैंने जैसे ही सर भाई का अपना सर पकड़ा, तो हुँ, हुँ, 2 मिनट बाद मैंने कहा ये बताओ भैया कुछ राहत मिली? तो बोले हुँ, हाँ, कुछ-कुछ राहत है। तो मैंने कहा क्या हो गया है हुँ, मुझे, मेरे हाथों में मुझे बहुत सर अचंभा लगा। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? अभी मम्मी ने तेल लगाया, ठंडा ऑयल लगाया, मालिश किया, कुछ नहीं। मेरे हाथों में तो कुछ नहीं। तो बोले भैया, बोले क्या लगा रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद में उनको राहत मिली, फिर वो सो गए। अभी सर हुँ, लास्ट ठंडक में मेरी एक फ्रेंड है गोरखपुर से, लेडीज़ हैं, तो ओके, उनको वहाँ पे उन्होंने इलाज कराया सर। उनको गले में दिक्कत थी ब्लड कैंसर का, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ आराम नहीं मिला, वो सो ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा आप ओके, वहाँ परेशान हो रहे हो, उन्होंने मुझे सारी हकीकत अपनी बताई, सारी परेशानी बताई। मैंने कहा आप आ जाइए लखनऊ में, मैं लखनऊ से हूँ सर। तो मैंने हुँ, कहा आप हुँ, यहाँ पे आ जाइए, मेरे से जो हो सकेगा मैं कर सकती हूँ आपके लिए। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में गई, तो उनके हस्बैंड भी साथ में आए, तो बोले ये सो नहीं पाती हैं रात में, सोती नहीं है, इतना इनको दर्द होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब सोने के लिए तो अगर डॉक्टर कुछ पेन का दर्द वो टेबलेट दे रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। जब इनको राहत नहीं मिली तो फिर मैंने सर इनको थर्ड बार ट्राई किया, वही पावर की हीलिंग के पावर से। तो मैंने हुँ, कहा अच्छा हुँ, आप बहन जी लेटिए, मैं थोड़ा आपको सर दबा देती हूँ, तो थोड़ा शायद आपको राहत मिल जाएगी। अभी बहुत चिल्ला रही हुँ, थी। फिर मैंने सर उनको अपने घुटनों पे सर रखवाया। मैंने कहा आप रखिए थोड़ा-सा, और मैंने मालिश किया उनको। जैसे मैंने उनका सर पकड़ा और हुँ, उनको हुँ, 5 मिनट बाद ऐसा लगा उनको नींद आने, बहुत बड़े तेज-तेज से खर्राटे आने लगे उनको। तो मैंने उनके हस्बैंड से ओके, कहा, मैंने कहा भैया आप तो कह रहे थे इनको हुँ, नींद हुँ, आती नहीं है, बहुत चिल्लाती हैं घर में। तो कहने लगे हुँ, बहन जी आपके साथ हैं, कल रात भर नहीं सोई हैं, आज आपके पैर पे घुटने पे रख के सर सो गई हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैंने जो किया है वो बिलीव के साथ किया है, वो मेरा एक प्रैक्टिकल था जो मैंने इनके ऊपर ट्राई किया है। तो सर मुझे तब से हुँ, बिलीव हुआ बुद्धिज्म के ऊपर 110% बुद्धिज्म को जो डीपली से समझना चाहते हैं सर, और जैसे मेडिटेशन तो होता ही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली कोई करना चाहे तो बुद्धिज्म बहुत बड़ी चीज है। हुँ, हुँ, ये मैं बिल्कुल सही। कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये हकीकत है। जी, हकीकत है बिल्कुल हकीकत। बुद्धिज़्म में ऐसे ही नहीं इतनी सारी तकनीकों का इज़ाद किया गया था। बुद्धिज़्म में आप देखें ना इन लोगों का जो मार्शल आर्ट है, उसमें जी, इनको जी, मार्शल आर्ट। ये सारी तकनीक पता होती है कि शरीर के किन-किन अंगों पे हल्का-सा पंच कर दो, वो बेहोश होना जी, है जी। सामने वाला। जी, जी, जी। तो नहीं, वो तो मैंने ये बेहोशी वाला हालत तो नहीं किया है अभी, लेकिन ये जो रेकी पावर हीलिंग है सर, ये बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है, और हर एक, मैं तो कह रही हूँ कि ये थोड़ा-सा, हुँ, अब मैं जितने मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं, जितने भाई-बहन मेरे सुन रहे हैं, और वो इस चीज़ को गूगल सर्च करें, उसके बाद में अपने ऊपर प्रैक्टिकल करें। किसी भी प्रकार की दर्द हो या कुछ भी ऐसा परेशानी हो, वो थोड़ा-सा उनको राहत ज़रूर मिलेगी उस समय। भले ही बाद में डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा सर, लेकिन तुरंत हुँ, उनको ज़रूर आराम मिलेगा, ये मेरा बिलीव है। हुँ। नहीं बिलीव नहीं बुद्धिज़्म का वैसे भी चिकित्सा विज्ञान फ़ेमस है और ये हकीकत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, ओके। ओके, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं काफ़ी आपके 2021 से मैं आपके लगातार वीडियो सुनती हूँ सर, लगातार, चाहे वो साइंस जर्नी हो, चाहे वो रेशनल वर्ड हो या अनटोल्ड हिस्ट्री, सम्यक कल्चर, कहीं पर भी हो, छूट नहीं सकता है सर। हुँ, हुँ। जी, ठीक है, बहुत ओके, बढ़िया। बहुत-बहुत ठीक है धन्यवाद सर। गायत्री जी। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और है भाई कोई डिबेटी? वो आए नहीं सब क्या? जो ज्ञान दे रहे थे सब उसमें कोई गंगा सिंह आए हैं, इनको म्यूट करता हूँ। हाँ जी, गंगा सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम जी, बताइए। सर वह आज थोड़ा आपसे बात करने का जरा वो हो रहा था, पहली बार जुड़ा हूँ, वीडियो में आपकी बहुत दिन से देख रहा
बहुत दिन से ओके। देखता हूँ। मैं भी एक पहले, ये मान लो क्या, मोदी भक्त था। अच्छा। क्या बताऊं, मैं भी एक बहुत मनुवादी था, बहुत तगड़ा। तो कैसे लेकिन सर मनुवादी जब से से कैसे आपको एसजे की वीडियो कंटेंट कैसे पसंद आने लगा, वो बताइए आप। सर, एक हम लोग एक संगठन चलाते हैं ओबीसी महासभा के नाम से। अच्छा जी। ओके। तो उसमें हम सब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सब लोग मिल करके काम करते हैं। हक और अधिकारों की हम आवाज उठाते हैं लोग। जब से हम्म। हम संगठन से जुड़े हैं, दिल्ली से हैं हम लोग, तो हम्म। जब से हम संगठन से जुड़े हैं और लोगों से मिले, फिर धीरे धीरे लोगों ने बताया कि आप साइंस चन्नी सर की वीडियो देखा करो। हम्म। तो कंटिन्यू एक डेढ़ साल से मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। और सर जो आप काम कर रहे हो, बाबा साहब के बाद दूसरा नंबर आपका आता है। जितना भी श्रेय दिया जाए आपको, बहुत ही कम होगा। नहीं, ये तो आप सबका बड़प्पन है कि आप लोग इतने बड़े-बड़े वर्ड्स मेरे लिए इस्तेमाल करते हो। पर इसका सारा नहीं क्रेडिट जो है आप लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को, सब लोगों को जाता है। जी। सर, क्या बताऊं, असल में जो आजकल मनुवादियों ने जो हमारा हाल कर रखा है, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन हम लोगों ने उनको ना पढ़ा, हम ना ले पाए, इस जगह पे पहुंचे नहीं। ये सबसे बड़ी हम लोगों की कृपा है, वो है गलती। हुँ। कुल मिला के बहुजन समाज को अपने घर वापसी करना ही पड़ेगा, अपने पुरखों को पढ़ना ही पड़ेगा और तभी जाकर कुछ बड़ा बदलाव हो सकता सर, जब से है मैंने ना? महात्मा बुद्ध की जो किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। मैं असल में सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। ओके। लेकिन मैंने जिस दिन से ये महात्मा बुद्ध की, अपने बुद्ध की किताबें पढ़ना शुरू की है, बाबा साहब को पढ़ा, पेरियार साहब को पढ़ा, महात्मा हुँ। ज्योतिबा फुले की मैंने गुलामगिरी पढ़ी, उसके बाद तो ये मान लो कि मेरा बिल्कुल मन ही हट गया उधर से जहां मैं था। हुँ। परेशानी थोड़ी सी ये है कि हम जिस समाज से आते हैं, हमारा समाज जो है बहुत ही उसमें मनुवाद में डूबा हुआ है। तो हम लोगों को तो दूसरी निगाह से देखते हैं कि तू साला ये हो हुँ। गया, तू वो हो गया, तू फलाना हो गया, तू ढिकना हो गया। बाकी हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। हुँ। थोड़ा सा ये हाँ, है कि हाँ, पब्लिक आपकी तो राह देखें, पब्लिक तो बोलती रहेगी, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। जी। आपकी राह थोड़ी सी मिलती रहे कि इस तरीके से आप चलिए, इस तरीके से करिए, तो समाज सेवा भी करते हैं और साथ साथ में अपने ये भी काम करते रहें। लेकिन यह है, जिस हम झूठ के प्रोपेगेंडा में फंसे हुए, उससे बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया, बस यही बहुत कहना बढ़िया। चाहूँगा, यही जी। आपसे कहना चाहूँगा। जी, ठीक है गंगा सिंह जी, बहुत अच्छा कि आप यहाँ पे जुड़े, जुड़कर आपने अपनी बातें रखी। ओके। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। सतीश पवार जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। अच्छा, इसके बाद से हैं कोई? हरीश उत्तर कोई आए हैं। हाँ जी, हरीश उतार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ जी, आपको भी बताइए। सर मैं सुथार हूँ बाय कास्ट। ओके, बताइए। मैं अपनी हिस्ट्री जो है सुथारों की, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हुँ। हालांकि मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, हुँ। राजस्थान से हूँ। ओके। लेकिन मैंने अपने खुद के जाति के इतिहास के बारे में ना कहीं पढ़ा है और ना कहीं सुना है और ना कुछ जानता हूँ। ओके। अच्छा, तो हमने केवल इतना इसमें सुन रखा है। हाँ, बताइए। हमने केवल इतना सुन रखा है कि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, उसी में से जो लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, शिल्पी वगैरह जो सुथार है, उसी में से एक है।
तो अच्छा, मैं तो चाहता हूँ सर आप किसमें इसमें थोड़ा किसमें आते हैं मार्गदर्शन करें। आप? मतलब किसमें, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसमें आते हैं? सर हम ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं। देखिए, आपको अगर जी पता लगाना हो ना, आपको भी अगर ये पता लगाना है कि वास्तव में आपका क्या धर्म था, पुरखों का क्या धर्म था, तो जी उसका लिटमस पेपर है, आप ये चेक कीजिए कि आपके घर में आपके पुरखे हैं, क्या उनको संस्कृत आती थी? क्या नहीं उन्होंने सर। संस्कृत में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी किताब ढोकर लेकर आए हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या वो लोग अंग्रेजों के आने से पहले एजुकेटेड थे? बिल्कुल नहीं। हम्म। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटी पता चल जाएगा कि जब भारत में मुस्लिम आते हैं तो दो धर्म जिंदा रहता है, एक ब्राह्मणिज्म और दूसरा जी मुस्लिम। आपका लेकिन धर्म, हमारा धर्म नहीं जिंदा रहता। हम्म जैनिज्म भी जिंदा रहता है, लेकिन हम लोग तो हम्म जैन भी नहीं, है ना? जी जी बिल्कुल। तो अब जब इतिहास हम खंगालते हैं तो हमें एक ही धर्म गायब मिलता है, हम्म सिर्फ एक धर्म, और वो है बुद्धिज्म। बिल्कुल। तो यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा धर्म था नहीं, हम पढ़े लिखे, जो जैन था उसको जैन के गुरु पढ़ा लिखा रहे थे, उनके घर का जो है शादी विवाह सब वो करा रहे थे। ब्राह्मणिज्म भी था, जजिया कर नहीं देता था, उसका भी धर्म जिंदा था, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी किताबों को प्रैक्टिस करता था। फिर हमारा धर्म कहाँ गया? तो जी हम बुद्धिज्म को ही पूरी तरह से खत्म करने के लिए वर्ण व्यवस्था लाया गया, ताकि वर्ण व्यवस्था में शूद्र कह के, और इनको जब वोटिंग देने की जरूरत पड़ी तब शूद्र कह के वोट लेने का काम शुरू हुआ। जी अगर हम पहले से इनके धर्म में होते, ब्राह्मणिज्म में, तो हमारे भी, ये तो खुद कहते हैं कि हम पहले जो है ना कर्म से होता था, कर्म से होता था, कहते हैं ना ब्राह्मण कि ना बिल्कुल पहले ना कर्म से होता था। तो पहले जब कर्म से होता था तो हमारे घर के भी तो पुरखे कर्म किए होंगे, कोई ना कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आते हैं। जी ये कैसे हो गया कि तुम्हारी ही जाति वाला अचानक से, जैसे तुमने जातिवाद बनाया, तुम्हारे ही जाति वाले सब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे थे, हमारी जाति का एक भी व्यक्ति नहीं था? हम्म? बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि उनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। जी इन्होंने बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था में शूद्र हमको जबरदस्ती ठेल दिया है, और न हमारा मुसलमान धर्म था, न हमारा ब्राह्मणिज्म था, न हमारा जैन था, सिख भी नहीं है। सिख भी तो लोग बाद में बने हैं, कुछ लोग बने हैं, नहीं बने हैं। तो हमारा जी एक्चुअल में धर्म क्या था? वो था बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म में कास्ट व्यवस्था नहीं होती। ये बिल्कुल। तो जिसके धर्म में कास्ट व्यवस्था होती है, उन कास्ट कहेगा कि देखो हमारे यहाँ ये हैं, उनके 5 पुत्र हुए, अब पाँचों की 5 जात बन गई। तो आप पूछ दोगे, एक बात बता, तेरे यहाँ जो भी होता है उसके जो बच्चे होते हैं, तब बाप की अलग जाति हो जाती है या बेटा की अलग जाति हो जाती है? ये तो ना बड़ा गजब बिल्कुल। का चक्कर है। राम की जाति अलग हो जाती है, और उनका 2 गो बेटा हो गया, लव उसका अलग जाति हो गया, कुश का अलग जाति हो गया, सीता जी की अलग ही जाति हो गई। हैं? बड़ा बिल्कुल। गजब का खेल है। मतलब उनके घर हम्म। में सब इंटरकास्ट है, सारे देवी देवता सब इंटरकास्ट हैं, पूरा घर ही हाँ उनका इंटरकास्ट का कॉम्बिनेशन है। तो हम ही बेवकूफ हैं जो ऐसी देवी देवता को मान के कास्टिज्म फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। बताइए, इससे क्या पता बिल्कुल चलता है कि ये सर ये जबरदस्ती हम बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ जी। सर ये तो मैं पूरा आपकी जब से मैंने स्ट्रीम देखी है उससे मुझे कुछ कंफ्यूजन भी था, तो मुझे वो सारी चीजें समझ में आ चुकी है। हम्म, अब इसमें कोई मेरा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा कि ये कैसे हुआ सब। हम्म, अभी हम्म, सर हमारी समस्या ये है कि देखो कई जगह तो हमको जांगीड़ कहते हैं, हम्म, हम्म, कई कई जगह जांगड़ा कहते हैं, कई जगह शर्मा कहते हैं, कई जगह सुथार कहते हैं, कई जगह खाती कहते हैं। मतलब इतने सारे ये नाम है जो कि हमारी ही कास्ट के नाम है एक ही। हम्म, हम्म, अब इसमें एक क्या हुआ कि अंगिरा ऋषि करके कोई, पता नहीं, मैंने तो कभी उनके बारे में कहीं पढ़ा नहीं है। हम्म, हम्म, अंगिरा ऋषि है तो कि उन्होंने मतलब वो सारी गोत्र वगैरह बता रखी है कि भाई सुथारों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जांगीड़ों के पीछे जांगीड़ ब्राह्मण लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है। हम्म, और इसमें भी देखो अब जो जांगीड़ ब्राह्मण लगा रहे हैं ना वो जनरल की कैटेगरी में चले गए।
ये उनको खुद को पढ़े लिखों को पता नहीं है कि हम कितना बड़ा मतलब जांगीड़ ब्राह्मण ये मतलब इस सरनेम को एक्सेप्ट करने के बाद में हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है उनको नहीं पता। अच्छा, मतलब ये अपने को जांगीड़ कह के, अपने को जनरल कह के ब्राह्मण में चले गए, तो ब्राह्मण से शादी रोटी बेटी संबंध तो शुरू हो गया होगा इनका। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब ब्राह्मण भी बन गए और इनको जो है हाँ, वो भी, उनको रोटी बेटी संबंध भी नहीं बन मिल पाया और रिजर्वेशन भी गया। बिल्कुल, ये चीज़ हो चुकी यहाँ पर हमारे यहाँ कई घर है, तो हमने पूछा कि भई आपके जो पीछे अपने जो राजस्व वग़ैरह में पीछे जो लगाते हैं, तो क्या लगाया हुआ है? तो कई कहते हैं हमारे तो हमने तो के जागीर ब्राह्मण करवा दिए। तो मैंने कहा वाह। जागीर ब्राह्मण करवा दिया तो फिर तो जागीर ब्राह्मण तो वो आप सेंट्रल में तो वो तो जनरल में चले गए। हम्म। तो ये तो तो फिर ये वो उनको भी पता करते हैं नहीं। मंदिर में, मंदिर में पुजारी बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं फिर तो। देखो मंदिर वाला हमारे यहाँ सिस्टम राजस्थान में एक अलग तरह का ही है। हम्म। शायद आपने वैसे रिसर्च वगैरह किया होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो सबके कुल देवी होती है। कुल देवी बुद्धिज्म परंपरा है, बुद्धिज्म में कुल कुल देवी देवी होती है। बराबर, तो ये हमारे होती है, इनके पुजारी हमारे परिवार से ही होते, कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हम्म। एक ये चीज होती है अपने यहाँ। बाकी अपने बाकी जो ये नॉर्मल मंदिर होते हैं जैसे शिव जी का हो गया, हनुमान जी का, तो वो तो सब गांव के होते हैं और गांव में वो पुजारी फिर वो ब्राह्मण ही होता है। हम्म। लेकिन अपने समाज के जो मंदिर होते हैं उन सब के एक कुल देवी होती है। बाकी अपने अपने घरों में आप हनुमान जी जिनको करना चाहो वो बनाओ और खुद पूजा करो, उसमें वो कुछ ऐसा है नहीं। मतलब कुल मिला के इन्होंने अपने घर परिवार में, ब्राह्मणों ने इनके यहाँ क्रियाक्रम करना बंद करवा दिया। मजबूरी में इनको अपने घर के क्रियाक्रम खुद करने पड़ गए। या फिर ये हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म के जाने के बाद से इन ब्राह्मणों से कभी इनका नाता रहा नहीं है, अपने घर का काम खुद ही कर रहे थे। और आज की डेट में ये ब्राह्मण बनने के चक्कर में जो सुविधाएं मिल रही थी उसको भी तिलांजलि दे दिए। हाँ, अब ये तो मतलब ये जांगीड़ ब्राह्मण हम्म। जो जिन्होंने सरनेम जांगीड़ ब्राह्मण सुथार से जांगीड़ ब्राह्मण लगाया है तो वो जनरल की कैटेगरी। अब उनको पता चला कि अच्छा इससे तो क्या ओबीसी वाले कोटे से हम बाहर जा रहे हैं। तो अभी मतलब कईयों को ये पता चला, बाकी कईयों को तो ध्यान ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो उनके हमारे देखो क्या सुथारों में तो सबसे ज्यादा फर्नीचर का काम करते हैं हम्म। और सब बाहर जाके बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं कोई, और कोई उनके वहीं काम करता रहता है। तो पढ़ाई लिखाई में तो मतलब जैसे कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ तो टीचर बन गया, ऐसे बहुत कम है। हम्म। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि अब ये जनरल ओबीसी में क्या होगा, जनरल में क्या होगा, उनको कोई लेना देना। उनको एक ही चीज लेना देना है कि हमारा धंधा अच्छे से चले, हम बाहर चले जाए अच्छे से, बस यही है और कुछ है नहीं उनको पता। मतलब कुल मिला के उन्होंने अपने जो बच्चे हैं, जो प्रतिनिधित्व उनको मिल रहा था गवर्नमेंट के रूप से, उस पर भी उन्होंने कुल्हाड़ी चला दी है जाने अनजाने में, उनको पता ही नहीं हाँ चल ये पाया। बिल्कुल हम्म। सर। तो ऐसे ही जनसंख्या भी अपनी कम करा लेंगे और जनसंख्या उनकी बढ़वा लेंगे कि चलो उनकी जनसंख्या बढ़ गई, और फिर जो है हम्म। हक अधिकार कुछ मिलेगा नहीं। तो ठीक है, कोई कितना धनी होगा ना, एक हम्म। कम्युनिटी में 5% लोग, 10% लोग ही ना धनी होंगे। 100% लोग थोड़े धनी होंगे, 100% धनी होते तो वो ओबीसी थोड़े कहलाते। बिल्कुल नहीं सर। समाज जो है ओबीसी थोड़े कहलाता। कुछ लोग जिनका अच्छा व्यवसाय चल निकला है वही लाभार्थी हैं, सब लोग तो है नहीं। तो वो इसी बिल्कुल तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हम्म। वही तो बात है। अब सर इसमें ऐसा हो रहा है कि ये जो अभी ये जो जांगीड़ ब्राह्मण, अब इनको पता नहीं कि हमारे मतलब बेटों के अब इनका प्रतिनिधित्व तो हमारा वैसे भी कम है। जैसे राजनीति में देख लोगे तो भी लगभग मिलेगा ही नहीं। कोई एक आध कहीं एमपी या फिर एमएलए मिल जाए, हम्म। तो एक आध मतलब पूरे भारत में देखे तो। और हम्म। बाकी इसमें अपने नौकरशाही में भी देखेंगे तो बहुत कम अनुपात है, 0.0 तब तक जाएंगे तो कहीं कोई एक आध मिलेगा। हम्म।
तो ये अनुपात वैसे भी नहीं है, क्योंकि लोगों को केवल एक ही है शुरुआत से, बस हम ये काम अपना सीख लें, फिर बाहर जाएँ और बाहर जाकर के अपना बड़ा-सा बिज़नेस बना लें, और उसमें चलो वो तो ठीक है जो कर रहे हैं वो तो, लेकिन हर कोई तो वो नहीं कर पाता। हर कोई नहीं करेगा, ये अपना भी ज़मीन ख़त्म कर लेंगे और उनके साथ के जो लोग हैं, उनका भी ज़मीन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो किया आपने यहाँ पे जुड़ के इन बातों को यहाँ हुँ। पे रखा। पब्लिक को भी थोड़ा आइडिया होगा कि देखें समाज में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके। एक सर और सवाल था एक मेरा। हाँ, बोलिए। अपने जैसे हमारे यहाँ ये जो जितने भी कुल देवी के वगैरह जो मैंने मंदिर बताए हैं हमारे जो समाज में होते हैं, अपने अपने किसी समाज की कोई कुल देवी है, किसी समाज किसी नाम की कुल देवी है। हुँ, हुँ। इनमें सर क्या होता है कि अब हमारे मतलब जो भी पुजारी होता है ना, वो मतलब उनको अगर कुछ पूछा जाता है ना कि भाई किसी के कोई समस्या है, तो वो उसका हल बता देते, समाधान। जैसे कि अपने ये जो भोपा लोग करते हैं, भोपा शब्द आपने सुना होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा ही यहाँ हमारे यहाँ होता है कि हमारे समाज का है, और हम ही पूजा करते हैं, तो किसी की कोई समस्या हो गई और उनको पूछ लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट वो मतलब बता देते हैं कि भाई आपके ये किस कारण से हुआ। अच्छा, तो मुझे ये मतलब अभी तक ये समझ में। नहीं, नहीं, वो कैसे हाँ, बताते हैं? कोई भी व्यक्ति जो मतलब है जैसे मान लो, जैसे मान हुँ, हुँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अपने किसी के कोई हो सकता है कि घर के अंदर किसी की या तो डेथ हो गई एक्सीडेंट में, हुँ, या हो सकता है तत्काल जन्म के बाद मृत्यु हो गई किसी की, ठीक है। या हो सकता है किसी के साथ कोई दुर्भाग्य से कुछ बुरा हो गया, हुँ, हुँ, और हालांकि इसने कोई ऐसा कोई उसने कोई कर्म भी नहीं किया था ऐसा। फिर जब ठीक है। ये चीज हम उनको पूछते कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब वो जो कारण बताते हैं, उन कारणों के अंदर वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अपने राजस्थान के लोक देवी देवता है, जो मतलब जो ऐतिहासिक प्रमाणित है, वो नहीं, जो कि ऐतिहासिक नहीं है। जैसे बाबा रामदेव हो गए, ये अड़बू जी हो गए, पब्बू जी हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे यहाँ लोकल तो बहुत सारे देवी देवता है। तो उनके नहीं क्या देखें, होता है कि जी। मतलब कुल मिला के जो बाबा वाले जो अंधविश्वास है, वही तो वो कर रहे हैं ना? हाँ, वो सेम एग्ज़ैक्ट चीज़ वहाँ हो रही है, और वो एग्ज़ैक्ट मतलब जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन भी सटीक हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात बता दी। अगर किसी के उस कारण से नहीं हुआ है ना, जैसे कि आपके किसी देवी का प्रकोप है, देवता का ये नहीं भी है, तो भी वो कह देते हैं कि आपके कुछ नहीं है, आपने कुछ खुद गलत काम किया इसीलिए हुआ। ये भी वो कह देता है। नहीं देखिए देखिए, एक चीज़ आप हुँ। समझिए, पहले तो देवी-देवता का कोई प्रकोप होता नहीं है। हाँ, वो तो होता किसी भी नहीं है। कोई देवी-देवता का कोई प्रकोप नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कह रहा है कि किसी देवी-देवता के प्रकोप से ऐसा हुआ है, तो कहीं न कहीं वो हुँ, खुद अंधेरे में है और दूसरों को भी टार्च बेच रहा है कि लो भैया हम अंधेरे में हैं, तो बिल्कुल, तुम भी टार्च खरीद लो। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म बिल्कुल। मज़हब का है, अगर वो ये बात कहता है, तो ये सब पे लागू होता है। अगर किसी सर व्यक्ति को इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति को हुँ, कोई प्रॉब्लम है, तो सबके कारण अलग-अलग होंगे। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल वो तो सर है, वो तो समझ मेडिकल गया मैं। साइंस जो है, मेडिकल साइंस है, मनोविज्ञान है, इन सब की पढ़ाई में बहुत गहरे टर्म हैं, बहुत ही गहरे अर्थ हैं और नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, उसको पता भी चलेगा कि 4 डिग्री हुँ, सेंटीग्रेड का पानी और उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी दे दिया जाए, उसको अंतर पता चलेगा दोनों में? बिल्कुल। नहीं पता चलेगा उसको। इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि उसको उसको क्या लगेगा कि वो तो रूम टेम्परेचर देख रहा है। उसके शरीर का बॉडी का टेम्परेचर जो है, तो उसके बॉडी के टेम्परेचर में वो दोनों ठंडे लगेंगे। उसे बोलिएगा ना कोल्ड ड्रिंक देके हाथ हुँ, में, एक कोल्ड ड्रिंक जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, तो हाथ से टच करके कहेगा हाँ, ठंडा लग रहा है। और उसके भीतर जब बर्फ जम गया है, -2, 3, 5 डिग्री वाला दीजिएगा, उसको भी टच करेगा, कहेगा हाँ, ठंडा है। उसको अंतर नहीं, बिल्कुल, उसको क्या दोनों को ठंडा है क्योंकि एक टेम्परेचर उसका जो टेम्परेचर है उससे वो दोनों कम है, तो उसके लिए सब ठंडा ही ठंडा है। हुँ, उस अब बता दीजिए किसी कोई व्यक्ति जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबल रहा है, 95 डिग्री पे, 99 डिग्री पे,
अंतर पता लगा पाएगा? कहेगा गरम है पानी। सही क्या है? है, पानी गरम है। तो जो बिल्कुल। कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो कहेंगे देखिए बाबा जो है ना बड़ा सटीक बात बताए हैं गरम है। अरे भैया गरम है तो हुँ, उसका लेवल है ना 90 डिग्री, 91 डिग्री, साढ़े 91, 92, 95 बहुत बारीकियाँ हैं। लोग उसको जनरलाइज़ टर्म में जब हम बातें बोलते हैं, तो उनको क्या लगता है हाँ, हाँ, एकदम सही बोले हैं, गरम था, गरम था। कितना डिग्री हुँ, पे हुँ। था, उससे कोई मतलब नहीं है लोगों को। तो इसीलिए सर ये जितने भी जो बातें चल रही हैं, उसके हमको ना गहराई में घुसिएगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा लॉजिकल फालसी। जनरलाइज़ टर्म में देखिएगा, तो आपको लगेगा हाँ यार, सही सही ही तो बोल रहा है। एक बात है अब मान सर। लीजिए अच्छा हरीश मान लीजिए आप यहाँ पे हैं। मैंने आपसे हुँ, कहा कि पिछले 5 साल में ना आप बहुत बुरा एक बार बीमार पड़े थे। हुँ, हुँ। एक बार आप जो है ना बच के हाँ, रहिएगा। 5 साल तो एक्सी नहीं सर, लेकिन लगभग 15 साल पहले तो बुरी तरह से ही पड़ा था बीमार। आप पढ़े थे आप। तो अभी क्या है मैंने जो 5 साल कहा ना, वो क्या हुँ, कहेगा कि आप ना पहले एक बार बहुत बुरी तरह से बीमार पड़े थे। तो आप हर आदमी बीमार पड़ता ही पड़ता है, कम पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। कोई कह देगा हाँ, बीमार तो पड़ा था मैं, कुछ न कुछ तो आ ही हुँ, जाएगा। हुँ, तो हुँ, ये बड़े जनरल से टर्म होते हैं। यहाँ पे क्या पता चला, किस बीमारी के कारण नहीं बता रहा है, एग्ज़ैक्ट टाइम पीरियड नहीं बता रहा है। हम खुद से उसकी बातों को खोज के सैटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसा तो हुआ था। समझ रहे हैं ना? ये लॉजिकल फालसी से इन लोगों का खेल चलता है, इन लोगों का। और लोग सोच लेते हैं कि हाँ यार, सही ही तो बताया है, कोई ख़ास गलत थोड़ी बताया है। सर अब एक मैं मैं आपसे बात जैसे कह दूँ हरी सुधार मैं आपसे जी। जैसे कहूँ, आपने जैसे चश्मा पहन रखा है, जैसे आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँ कि यार आप ना आपकी आपकी स्थिति जो है, बाकी आपके लोगों से थोड़ी-सी ठीक है। आप थोड़ा पढ़े-लिखे हैं, तो हुँ, हुँ। बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सही बोल रहा हूँ। अब आप खुद से देखिए, इस बात को आप खुद से समझिए। जनरल हुँ, हुँ, टर्म है, लेकिन हमने क्या चीज़ आपको नहीं बताया कि आप जो हैं क्या अनिल अंबानी जितना धनी हैं या आप जो है नॉर्मल एक टीचर जो मध्यम वर्गीय फैमिली होता है उतना है या आप एक बहुत गरीब है उससे ज़्यादा आप धनी हैं या आप जो है हो सकता है नॉर्मली कोई एक्टर एक्ट्रेस जितना धनी है। हमने कोई रेंज नहीं बताया। हमने बस एक बिल्कुल। नॉर्मल सी बात बोल दी कि आप ठीक-ठाक फैमिली से हैं, आपकी स्थिति थोड़ी ठीक है। तो आपको लग गया कि हाँ, आप ठीक ही हुँ, बोल रहे हुँ, हैं। पढ़े-लिखे हमने बोल दिया क्योंकि लड़का ठीक-ठाक कपड़ा पहना हुआ है, किए हुए है तो आज के डेट में कौन पढ़ता नहीं है? हल्का-फुल्का तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ये हुँ, हुँ। जनरलाइज़ वर्ड्स हैं। इसको देख के हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने जो कह दिया वो 100% हर एक चीज़ सही ही सही है। सही है। हाँ, सर एक बात और कहना चाहूँगा आपसे। बोलिए। सर होता ये है कि अभी जैसे आप जो बाबा लोगों की आपने बात की, तो वो तो देखो वो तो उनका तो वो व्यवसाय एक तरह का चलता है, इसीलिए वो ऐसे काम करते रहते हैं। हुँ, हुँ। मैं जिस संबंध में बात कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे अपने समाज का ही कोई मंदिर है और अपने घर का पुजारी है, वो एकदम अनपढ़ है, मतलब उसको कुछ नहीं आता और सामान्य मतलब जैसे या तो किसान है या गृहिणी कोई हाउसवाइफ है, घर का काम करती है, कोई मतलब उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज खुद को भी नहीं है। हुँ, और वो मतलब उस देवी की जैसे कुल देवी हो उसकी केवल पूजा करती है और कुछ नहीं करती, वापस आ जाती है और दूसरी कोई अन्य कोई ऐसी कोई बात भी नहीं करती। ठीक है। मतलब हमेशा सामान्य स्थिति में रहती है। लेकिन मान लो हमारे समाज में किसी के घर में कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, अगर उनको कुछ पूछना हो, तो वो ये नहीं कहेगी कि उस देवी का प्रकोप था या उस देवता का प्रकोप था, बल्कि वो ये कहती है कि आपकी ये समस्या उस दिन खत्म हो जाएगी या किस वजह से हुई थी और सॉल्यूशन देती है। तो सॉल्यूशन भी मतलब इस तरह का देती है कि आपको आगे क्या करना है। वो और वो एग्ज़ैक्ट वो सटीक बैठ जाता है और वो केवल उस मंदिर पे जाके केवल उसका दीपक जला के करने के बाद में वापस वो शांत होकर के सब घर आ जाते हैं। मतलब उसके बाद में ऐसा वो चलता नहीं रहता कि उसके बाद और दूसरे लोग आएँगे, उनको भी बताएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
अब मुझे यही कन्फ्यूजन है कि उस जिस महिला को कुछ पता नहीं है, वो केवल एक मतलब एक आस्था विश्वास से उस मंदिर पे बैठ जाती है और वो कहती है कि भाई जो भी मेरी दिखने में आएगा, अब पता नहीं उनके देखने में कैसे आता है, वो मुझे तो ध्यान नहीं उस चीज का। वो चीज वो बताती है सामने वाले को जो पूछता है। अब देखिए, इस बात को समझिए, हम्म ये कोई ना नई बात नहीं है। नहीं तो आपको नहीं पता है। है, ये, हाँ, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। इसको आपने, एक मूवी आई थी 10,000 BC, हॉलीवुड की। हाँ हाँ। तो उसमें ये दिखाया गया कि 12,000 साल पहले की कहानी दिखाई जा रही है। क्या दिखाया जा रहा है कि जब उनको जाना होता था शिकार करने, तो उनके हम्म गांव से जो सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्यादा बूढ़ी जो औरत होती थी, वो आंखें वांखें बाल बाल खोल ओल के सरवर घुमाती थी, और उसके दिमाग में हम्म ना कुछ इमेजेस बनती थी, कुछ सोचती थी, ये होगा वो होगा, फिर लोगों को भविष्यवाणी करती थी हम्म कि अब ये होगा वो होगा। मतलब उसको जो चीज दिख रहा है वो बता रही है। आप सोचिए कि हम्म हम तो भारत की बात कर रहे हैं, विदेशों तक ने ये दिखा रखा है कि प्राचीन काल में इस तरह से लोग कहते थे, किसी को दिखता है, किसी को करता है। हाँ, मैं ये तो अपनी मतलब आंखों, हर जगह पड़ा है। हाँ, हर जगह पे ये होता है। और दरअसल अगर वास्तव में अगर सही से आप देखेंगे, तो ये एक लॉजिकल फालसी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, इसमें कुछ होता होता नहीं है। मतलब एक दूसरे को ना बेवकूफ बनाया जाता है। हम्म सब एक दूसरे को ना दरअसल बेवकूफ बना रहे हैं इस प्रथा के नाम पे। जैसे आप देखिए, शादी विवाह होता है तो क्या कहेगा कि इसमें ना आप इधर से ना अग्नि की प्रतीक्षणा इधर से कीजिए, लोटे से हम्म ऊपर से पानी गिराइएगा ना, तो उसकी धार बीच में रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो शादी टूट जाएगी। आप हम्म तिथि पे ही विवाह कीजिएगा, तिथि पे नहीं होगा ना तो ये हो जाएगा। आपको साथ बहुत सारी कंडीशन दी जा रही हैं, ये करना है, वो करना है। अब जरा सोचिए, जिन बिल्कुल। देशों में इसमें से कोई भी चीज नहीं फॉलो की जा रही है, उनकी भी शादी सकुशल चल रही है। सबसे ज्यादा लंबी शादियां तो जापानियों की चलती हैं, वो तो ये फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। हम्म दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक पति पत्नी एक साथ रहने वाला जापान देश है, रिकॉर्ड है उसका। बिल्कुल। अब आप सोचिए, उन्होंने कोई भी ये नियम फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपको हाँ। सारी चीजें क्या बता दी गई कि ये चीज नहीं करोगे, ये अब आप सबके माइंड में बैठ गया है। शादी करने जा रहा है, अब ये कह रहा है नहीं, इस हम्म तरह करना पड़ेगा, नहीं तो कांड हो जाएगा, बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, डर के मारे सब किए पड़े हैं, सब किए पड़े हुए, और सेम पैटर्न गा रहे हैं। कोई नया बंदा आता है, कहते हैं भैया ये सब बकवास है, तुम ही जानते हो, तुमने दुनिया देखी है, हम लोग दुनिया देख के आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, खुद से कहानियां बनानी शुरू। तो यहाँ पे हम्म ओवरऑल क्या मिल रहा है कि हर एक जगह पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन गहराई में आप घुसेंगे तो नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी को कोई इमेज नहीं दिखती है, समझ रहे हैं सर ना, एक कुछ चीज, भी, बिल्कुल कुछ वो भी तो नहीं दिखती है। हाँ, बोलिए। सर मैं समझ गया कि ये जो ये नियम वगैरह बनाए उसके अकॉर्डिंग ये जो भी रीति रिवाज परंपराएं चलती है इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम्म लेकिन ये घर की मान लो कोई एक ही सदस्य को ये चीजें, ये कोई क्या कोई मेंटल कोई ऐसा साइकोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है कि उसी कोई वो चीजें इस तरह से आए दिमाग में, बाकी वालों को ना आए। देखिए, हम्म ये ना, जैसे हर घर में आपने सुना है भारतीय फैमिली में कि 4 मुखिया होते हैं घर के, परिवार के। हम्म घर में एक ही ना मुखिया होता है। विशेषकर कौन होता है, न्यूक्लियर फैमिली है तब बाप हो जाएगा, कंबाइंड हम्म फैमिली है तो जो उसमें से वरिष्ठ होंगे, दादा ताऊ जो भी होंगे वो हो जाते हैं। यही ना होता है हाँ कॉमन। हाँ बिल्कुल। तो आप खुद बताइए कि काहे नहीं बाकी लोग हो जाते हैं, उसमें से तो बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे, चतुर चालाक भी होंगे, काहे एक ही आदमी वही आदमी बन रहा है? हम्म क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया है। हर घर में जब सब लोग ये क्लेम करने लगेंगे कि हमको भूत आ रहा है, हमको भूत आ रहा है, हम ये चीज देख रहे हैं, तो उनकी बातें कौन मानेगा? ये पूरा का एक पैटर्न बन गया है, जिसमें से हम्म कोई भी घर में एक व्यक्ति जो है इस तरह का क्लेम करता है, और हमेशा देखते हैं वैकेंसी खाली हो गई, दूसरा पहुंच जाता है। बताइए, आपने कभी देखा है सांसद का, एमएलए का, कि सीट खाली हो और इलेक्शन नहीं हो रहा हो? बिल्कुल सीट होता खाली है होते ही बिल्कुल। इलेक्शन शुरू हो जाता है ना, लोगों की नजर रहती है कि अभी वो चल रहा है, वो सीट खाली हुआ है, तो कुछ कैंडिडेट पहुंच जाएंगे, भैया हमको बनना है, अपना क्लेम करने पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति जो है अपना क्लेम हम्म करने पहुंच जाता है।
तो ये बिल्कुल। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। कोई व्यक्ति जो है आपको ये कह रहा है कि भैया एक ही आदमी को क्यों दिख रहा है। जब हर व्यक्ति दावा करने लगेगा तो दूसरे की बात कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा। पहले देखते हैं सब सीट खाली हो रहा है। इतने सारे मंदिर हैं, महंत जो मेन महंत है शंकराचार्य है, एक ही ना होता है। कभी आप देखे हैं कि ब्राह्मण कुछ और ब्राह्मण खड़ा हो गए हैं कि नहीं अब हम शंकराचार्य हैं, हम हैं? बिल्कुल। नहीं करते ना, वही रहता है। क्योंकि उसको भी पता है कि हम खड़ा भी होंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमको कोई मानेगा नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे उसकी वैकेंसी खाली हो तब हम तुरंत खड़ा हो जाए और तब लोग हमको मान लेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बराबर। है ये सब। उस हिसाब से ये चल रहा है। आप देखिए एक चीज आप दिमाग में एकदम बढ़िया से अच्छे से मान लीजिए। हम्म। पानी अगर जमीन के सरफेस से ऊपर जा रहा है, अपने आप जा हम्म। रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तब ये मान के चलिए वहां पे कि ये प्राकृतिक नियम नहीं है। हाँ, वो तो सही है। और जो भी प्राकृतिक नियम नहीं है, जैसा कि आज जातक कथा में भी मैंने बताया कि बोधिसत्व कैसे पहचानता है, इसी तरह से कि यार फल जो है डेली हम लोग खुद तोड़ते थे, आज फल खुद ही हमारी तरफ चला आ रहा है। फल ने अपना हम्म। वो कर लिया, स्वभाव को परिवर्तन कर लिया। ये कैसे हुआ? समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। तो जो कोई भी हाँ। ऐसा दावा कर रहा है कि हम भविष्य देख पा रहे हैं, हम कोप प्रकोप देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं, वो प्रकृति के अगेंस्ट में बात कर रहा है। भाई भूकंप आता है, आज तक हम ऐसी कोई डिवाइस नहीं बना सके हैं जो हम लोगों को 1 दिन 2 दिन 10 दिन पहले बता सके कि भूकंप आने वाला है। समझ रहे बिल्कुल। हैं? तो हम आज तक सोचिए भविष्य में इतना निर्माण नहीं कर पाए हैं। कोरोना आया, सारे मंदिर मस्जिद काबा बंद हो गया, सब बंद कर करके बिल्कुल। सारे प्राइवेट डॉक्टर जो है अपना हॉस्पिटल बन बन के घर में घुस गए हैं। ये जितने भी हाँ। ज्योतिषाचार्य से लेके और ये वो चार सब घुस गए। सबकी हैकड़ी भीतर चली गई थी। समझ रहे हैं? ये तो सब। कब कहाँ हाँ, पे बिल्कुल। कौन सा ब्लास्ट हो जाता है भारत, कहीं भी किसी भी देश में, कहाँ पे कौन लोग मर रहे हैं, आज तक कोई भविष्यवाणी नहीं किया। नहीं किया, समझ रहे हैं? बिल्कुल। कोई भी भविष्यवाणी नहीं हम्म। किया। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि हम जिन छोटी घटनाओं को जोड़कर तोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं फितूर है, बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, इनका कोई भी इसमें ट्रुथ नहीं है। क्योंकि जो सत्य होता है ना, यूनिवर्सल सत्य होता है, तो आप अमेरिका में खड़े होके पत्थर ऊपर फेंकिए चाहे इंडिया में खड़े होके, पत्थर नीचे ही गिरेगा। हाँ, वो तो वही है। वो क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है, ग्रेविटी के नियम को पालन कर रहा है। जो भी प्रकृति के नियम के विपरीत दिखे, वहां समझिए कि कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीजें लगाई जा रही हैं। जैसे एरोप्लेन उड़ के जा रहा है, रॉकेट वायुमंडल से पार करके चला गया, तो हमने वहां पे क्या लगाया? आर्टिफिशियल लगाया। आर्टिफिशियल अपनी बिल्कुल। चीजें हमने लगाई जिस कारण से हम उसके विपरीत जा सके। उसी तरह से जो कोई भी इंसान कह रहा है ना कि हम प्रकृति के अगेंस्ट, हमको भूत दिखता है, हमको भविष्य दिखता है, हमको ये दिखता है, वो दिखता है, तो वो आर्टिफिशियल दिमाग लगा रहा है अपना। प्रकृति के बराबर। विरुद्ध अपना दिमाग लगा रहा है। वो नेचुरल कतई नहीं है, उसमें उसका दिमाग शामिल है। समझ रहे हैं? अभी बिल्कुल सर, वो तो मैं सब सब पढ़ा हुआ है मेरे, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज्योतिष में वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, ना मैं इसको मानता हूँ हम्म। और ना इनसे कुछ होने ठीक है वाला फिर। है, क्योंकि ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है हरीश जी, हाँ। ओके। क्योंकि आज समय कम रहता है ना। राहुल काम्बले जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। एक और कोई कॉलर ले लेते हैं। है भाई कोई डीवीटी? कोई पवित्रा आए हैं? हाँ जी पवित्रा, डिबेट करना आपको? माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी बोलिए। अ, सर मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि जैसे बुद्धा जी ने सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक मतलब बीमारी वाले व्यक्ति को देखा, एक डेड व्यक्ति को देखा, तो उनको मतलब इतना वैराग्य कैसे आ गया एकदम से सडनली कि वो सब कुछ छोड़ के चले गए। और मतलब मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होती है, तो जैसे उन्होंने निर्वाण बताया, तो निर्वाण की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है स्टूडेंट की लाइफ में?
हुँ। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न किया ना कि बुद्ध ने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा और अचानक से घर छोड़ के चले गए। तो आप जब भी बुद्धिज़्म के बारे में बात करें ना, तो उसका रेफ़रेंस भी देख लिया करें कि ये रेफ़रेंस कहाँ से आ रहा है। किताब में या बुद्धिज़्म में कहीं लिखा भी है या खुद से किसी ने आपको कहीं ऐसा तो नहीं है रॉन्ग नंबर लगा दिया आपको? आपने कभी चेक किया अच्छा। है कि किस किताब में ये बातें लिखी हैं? सर हमने तो अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था ये सब। और हाँ, हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। बुद्धिज़्म की बातें उनके त्रिपिटक किताबों से आती है। त्रिपिटक का हुँ, जब आप पढ़ेंगे, इवन जातक कथा भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हुँ, एक बार ये बात आई हुई है जिसमें ये बताया जाता है कि जो जो लड़ाई होती थी शाक्य और कोलियों में, वो पानी के बँटवारे को लेकर हो रही थी। बाबा साहब ने अच्छा। बुद्धायनिच धम्मा लिखा, उसमें भी इस बात को हुँ, लिखा कि जब लड़ाई हो रही हुँ, थी, तो उसमें शाक्य जो हैं, यानी कि जो तथागत बुद्ध हैं, उस समय सिद्धार्थ जो हैं, उन्होंने क्या प्रपोज़ किया कि हम लोग को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बातचीत से सुलझाना चाहिए। और बाकी सब कह रहे थे कि नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हो गई, मुँह तोड़ देंगे, लड़ मरेंगे, काट देंगे, मार देंगे। तो वोटिंग की गई। वोटिंग में क्या हुआ, सब गरम खून के, कि नहीं, नहीं ऐसे कैसे पानी रोक लिया, ये हो गया, मार देंगे, काट देंगे, वो जीत गए, तथागत अकेले रह गए। तो उनको ना देश निकाला हो गया कि तुम ना शामिल तो हो गए हो गण में, लेकिन तुम हम लोगों के फैसले के विरुद्ध जा रहे हो। तो अ, तथागत ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमको ना घर छोड़ के जाना ही है। लेकिन जब वो हुँ, गए तो उन्होंने उस समय का यूटिलाइज़ किया। उन्होंने अपने पत्नी से भी कहा, उनकी पत्नी खुद बुद्धिस्ट थीं, तो उनको अच्छी तरह से हुँ, पता था कि प्रवज्ञा के लिए जाना पड़ता है। वो बोलती भी हैं उनसे कि मैं भी हुँ, साथ में चलती, लेकिन चूँकि बच्चा है तो किसी न किसी एक को तो रुक कर हाँ, पालना-पोसना पड़ेगा। तो वो रुक हुँ, जाती हैं। और ये जो है अच्छा, अकेले जाते हैं और जाकर अब 6 साल तक यूटिलाइज़ और फिर दुनिया इनको जानती है। तो ये वाली जो कहानी है ना, बूढ़े को देखा, हाँ, ये देखा, वो देखा, रोगी को देखा, ये सिर्फ़ हाँ, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य जब बताए जाते हैं कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य क्यों बताया था, उसके लिए ये सिर्फ़ कहानी है, ना कि बुद्धा ने तथागत बुद्ध घर से क्यों निकले थे, क्यों एनलाइटेंड हुए, इसके पीछे का कहानी वो नहीं है। सिर्फ़ बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं, उसके पीछे की वो कहानी है। कि हुँ, उन्होंने दुखों को पहचाना। उनके घर हाँ, से जाने के कारण बहुत सारे थे, समझ रहे हैं हुँ, ना? भारत हाँ, गुलाम हुआ, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हम सिर्फ़ एक बिंदु को पकड़ के कह दें कि यही कारण से भारत गुलाम हुआ, तो ये सही नहीं होगा। हाँ। समझ रहे ना? सर पर हर एक चीज़ के हमको क्यों नहीं बहुत से कारण रियलाइज़ होते हैं। हाँ, हमको क्यों हुँ, नहीं हुँ। रियलाइज़ होता है कि ये बहुत बड़े दुःख है, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जरा हो गया, व्याधि हो गया। तो हम तो अपनी ज़िंदगी में ही रहते हैं, हमें ये नहीं लगता कि हमें भी निर्वाण के पीछे जाना चाहिए। मतलब या फिर हमें हुँ। भी जैसे देश के अब लोग हैं, तो सब दुखी हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, अब वही बोल रहा हूँ ना, कोई भी व्यक्ति आपके पास 10 जब द आप खुद सोचिए आपके पास क्यों नहीं रियलाइज़ हो रहा है? क्योंकि आप ना उससे रिलेटेड आपके पास 10 कारण नहीं है। हुँ, जब आप किसी नास्तिक से पूछिएगा ना कि आप नास्तिक क्यों हैं? तो ये नहीं कहेगा हुँ, कि ईश्वर नहीं है इसीलिए मैं नास्तिक हूँ। वो आपको ना 10, 20, 40, 50 कारण बता देगा। ये कारण है जिसके कारण से मैं नास्तिक हूँ। आप हुँ, कहिएगा कि सिर्फ़ ईश्वर नहीं है इसीलिए ये नास्तिक है, ये बात सही नहीं है। हुँ, वो तो कोई वो तो पॉइंट आ गया ना कहने के लिए कि हाँ भैया ये तो तुम्हारा जो ईश्वर है फ़ाल्स गॉड है, ये है, वो एक पॉइंट हुआ। ना कि उसके हुँ, नास्तिक बनने के पीछे का असली कारण वही है, ये नहीं हुआ। ऐसे ही तथागत के जीवन में ये जो बातें हैं बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, इसको देखा, तो उन्होंने अपने एनलाइटमेंट में इस पे काम किया, वो उनका एक पहलू है, ना कि ओवरऑल। अच्छा दूसरा आपका था ना निब्बान की प्राप्ति कि एक स्टूडेंट जो है उसके लिए निब्बान की क्यों ज़रूरत है? हाँ, यही था ना? अब आप एक हाँ बात सर। बताइए, आप स्कूल में पढ़ने के लिए गए, आप मेल हैं, फीमेल हैं? फीमेल हूँ। अच्छा फीमेल हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आप स्कूल में गईं और हुँ, आम तौर पर वहाँ पे कोई लड़का है, उसका काम क्या है, आया तो स्कूल में है, लेकिन पढ़ाई कम कर रहा है, दिन-रात जो है लड़कियों को घूर रहा है, उसका उम्र उस पर हावी है। हाँ,
ठीक है? पढ़ाई कम करता है, स्कूल से बाहर निकलता है तो भी छेड़खानी, लफुआबाजी, क्लास में भी लफुआबाजी और रिज़ल्ट आता है हाँ। नीलबटे थोथा, ठीक है? हुँ, अब आप बताइए उसको घर वाले चाहते हैं पढ़ लिख के अच्छा बने, स्कूल में जाकर लफुआगिरी कर रहा है। हुँ, हुँ? उसको हाँ। निब्बान की ज़रूरत है कि नहीं है, आप बताइए? सर एक्चुअल सेंस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं निभा पाएगा, और मतलब कल को उसकी उसकी लाइफ में दुःख आएँगे। हुँ, हुँ। अच्छा, एक हाँ, दूसरा कंडीशन लेते हैं कि लड़का जो है लफुआ नहीं है, ठीक है? हाँ, ना दारू हाँ। सिगरेट पीता है, ना ही उसके कोई लड़कीबाजी का चक्कर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हुँ, वो क्या करता है, स्कूल जाता है और क्लास में ध्यान नहीं देता है। कभी स्कूल में क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहा है ध्यान देने की कोशिश करता है, फिर बैठ जाता है, फिर अपनी किसी हुँ, कहानी में खो जाता है। बैठे कुछ और हाँ, सोचने अपने लगता है, थॉट्स में। मन नहीं लगता, हुँ, घर की कोई हाँ, प्रॉब्लम उसको याद आने लगती है, घर पे हाँ, पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, पिता से दुखी है, घर परिवार से दुखी है, वो याद आने लगता है और टीचर क्या पढ़ा के हुँ, गए उसके दिमाग में नहीं घुसता, ठीक हाँ, है? घर हाँ, पे जाता है, किताब खोलता है, फिर उसका दिमाग में घुसता नहीं है, दिन भर किताब लेके बैठा हुआ है, कोई उसमें बुरी आदत नहीं है, लेकिन दिन भर किताब लेके खुला बैठा हुआ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि उसका बाहरी फिजिकल कोई उस तरह का धूर्तता भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, फिजिकल कोई भी, हाँ। लेकिन फिर और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, वो डिटेक्ट तो बताइए उसको निब्बान की ज़रूरत है कि नहीं है? हाँ, हाँ सर, बहुत ज़्यादा है ज़रूरत, क्योंकि उसको स्ट्रेस कंट्रोल नहीं है, मतलब कहीं न कहीं स्ट्रेस कंट्रोल का भी नहीं पता। ये सब चीज़ें तो कहीं न कहीं बुद्धिज़्म में है ही, कि आप कैसे अपने मन को मतलब स्थिर करो और पीसफुल बनाओ, तो उससे उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हो हुँ, सकता है कि वो 8 अब घंटे पढ़ रहा हो और फिर 1 ही घंटे बस पढ़ पा रहा हो, बाकी सारे टाइम सोच रहा हो, तो वो 8 घंटे पढ़ लेगा उसके बाद। हुँ, हुँ, हुँ। अब एक हाँ, तीसरा कंडीशन ले लेते हैं, एक बहुत होनहार बच्चा है, पढ़ाई-लिखाई में हाँ, भी अच्छा है, ठीक है? हुँ, और सब चीज़ पढ़ हाँ, लिख रहा है, लेकिन उसकी एक ऐज होती है और उस ऐज में वो क्या होता है कि उसकी बॉडी जो है, उसका ऐज जो है, उसको बार-बार भ्रमित कर देता है। बार-बार उसके हुँ, लक्ष्य है, जो गोल है, उसे भटका देता है। बार-बार कहीं हाँ, उसका ख़्याल दूसरी जगह जा रहा है, कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहा है। हालाँकि बचपन से होनहार हाँ, रहा है, लेकिन हाँ, एक उम्र आती है, उम्र के पड़ाव पे जहाँ पे उसको बेहतर कॉन्सन्ट्रेट करने की लेकिन उसका बार-बार मन फिसल जा रहा है, बुरी आदतों की और तरफ फिर जा रहा है और उसके अगल-बगल के सराउंडिंग जो दोस्त हैं क्लास वाले, वो भी बुरी आदतों वाले हैं, बार-बार वो भटक रहा है, तो उसको निब्बान की ज़रूरत है कि नहीं है? हालाँकि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हुँ। हाँ सर, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, जैसे डिस्ट्रैक्शंस होती है तो वो गोल को बिल्कुल भुला देंगी। मतलब हुँ। तो गोल गोल तो मतलब ऐसा होगा कि हमारा गोल था भी कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो निर्वाण की तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत सारे बच्चे जो है ना 10th में मार्क्स लाते हैं 98% 99% 10 हाँ। परसेंटाइल लाए हुए मतलब 10 हुँ, हाँ परसेंटाइल सर। भी लाए हुए। अब आप सोचिए कि वही बच्चे 12 में मार्क्स सेकंड डिवीज़न ला रहे हैं। वही बच्चे हुँ, हुँ, जो इनके 100% लगभग पहुँच गए थे। ए कैटेगरी में ए प्लस प्लस कैटेगरी में पहुँच रहे थे, वो बच्चे 12 में जाके सेकंड डिवीज़न ला रहे हैं। कैसे ये हुआ? कहाँ पे वो खो रहे थे? कहाँ पे भटक रहे थे? कहाँ पे डिटेक्शन नहीं किया गया उनका? उनको ज़रूरत है कि हुँ। नहीं है? हर एक बच्चे को दरअसल में बुद्धिज़्म के मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, उसके गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि बच्चा जो है कॉन्सन्ट्रेट रहे, अपने लक्ष्य पे कॉन्सन्ट्रेट रहे। हाँ, और फिर ठीक है, देश का कल्याण। हाँ, तभी हो पाएगा, तभी हो पाएगा। इससे देखें कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इससे पहली हाँ, प्रॉब्लम बहुत ये ज़्यादा। सॉल्व होगी कि लड़कियाँ जो हैं सेफ फ़ील करेंगी। ठीक हुँ, है? वो घर से हुँ, जाएँगी पढ़ाई-लिखाई पर उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम बच जाएगी। समाज में लड़कियों पे जो बहुत सारा चीज़ हो रहा है, उससे भी आदमी बच जाएगा। लड़कियाँ भी अगर मेडिटेशन और बुद्धिज़्म वो कर रही हैं, तो वो भी अगर भटक रही हैं अपने एजुकेशन से, वो भी सही अपने रास्ते पाथ पे रहेंगी। इससे हाँ, समाज में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा।
सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा, लड़के-लड़की भी आराम से शाम को, रात को जा सकेंगे, घर वालों को डर नहीं रहेगा कि घर की लड़की बाहर निकली है, लड़का बाहर निकला है, फ़ोन लगा के बेटा पहुँचे, बेटी पहुँचे, फ़ोन कर देना पहुँच जाना तो, ये कर देना। लड़की ऑटो में बैठ रही है, फ़ोटो खींच रही है ऑटो की कि भई घर पे भी सेफ पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि भारत में हमने उस हीरे को, डायमंड को खो के गोबर गोमूत्र को हम लोगों ने स्वीकार किया है। समझ नहीं है? तो ये इस देश की विडंबना है। ठीक है फिर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। तो साथियों, छोटा सेशन रहता है, तो फिर हम यहाँ पे क्लोज़ ही करेंगे। बलबीर सिंह जी यहाँ लिखते हैं, एसजे सर, एचपी में इतनी आपदा आ रही है, कहाँ है फ्यूचर जानने वाले, किसी ने प्रेडिक्शन भी नहीं दी। जय भीम नमो बुद्धाय। कोई तो पर्ची डालता किसी भी देवता की। बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ पर्ची नहीं डालेंगे। लोग जो हैं जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है उसका भी हेलीकॉप्टर टकरा के मर रहा है। जो पैदल जा रहे हैं वो भी, ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, एरोप्लेन क्रैश कर रहा है, हर चीज़ तो हो रही है। पर्ची वाला जो है पर्ची बना के घर में बैठा हुआ है, दरबार लगा रहा है कि भैया पर्चे से तो दरबार में खुल रहे हैं, तभी तक वहाँ में औरतों के जो हैं कई-कई किलो गहने गायब हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? दरबार में, वहाँ पर्ची बनवा रही है, पीछे से उसका सोना गायब है। जा रही है उसमें, पुलिस थाने में पूछा गया कि भैया तुम तो पर्ची बनवाई थी, उसी की पर्ची बनवा लेती, किसने गायब किया? तो कह रही हाँ, वो तो कह रहे थे कि थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दो। अबे थाने में रिपोर्ट लिखवा दो? गई हैं पर्ची बनवाने? खड़ी हैं पर्ची बना रहा है, पीछे से उनका सोना गायब हो गया, बताइए। ये तो हाल है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए, और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को 7:30 पे नए टॉपिक के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।